विशाल कार्यालय की इमारत के भीतर एक अलग ही दुनिया बसी थी, जहां सत्ता और अहंकार का नाच चल रहा था। आरोही अपने छोटे से डेस्क पर बैठी थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। वह इस कंपनी की एक साधारण इंटर्न के रूप में जानी जाती थी, जिसे हर कोई आसानी से दबा सकता था। उसके सादे कपड़ों और शांत स्वभाव ने उसे विक्रम जैसे क्रूर मैनेजर के लिए आसान शिकार बना दिया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस साम्राज्य की असली वारिस है। विक्रम भारी कदमों के साथ उसके डेस्क की ओर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान छाई हुई थी। उसने आरोही की मेज पर फाइलों का एक बड़ा बंडल जोर से पटका, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। वह अपनी कड़क आवाज में चिल्लाया और उसने आरोही को आज शाम तक यह सारा काम खत्म करने का आदेश दिया। आरोही ने गहरी सांस ली और बिना कोई विरोध किए उस भारी काम को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि अभी सच्चाई उजागर करने का सही समय नहीं आया है। वह चुपचाप उन फाइलों को व्यवस्थित करने लगी, जबकि उसके मन में विचारों का एक तेज तूफान उठ रहा था। उसके पिता ने इस पूरी कंपनी को अपनी खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन अब यहां भ्रष्टाचार फैल चुका था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशभ ने धीरे धीरे सारे नियम तोड़ दिए थे और अपने फायदे के लिए कंपनी को खोखला कर रहा था। आरोही ने कसम खाई थी कि वह इन सभी भ्रष्ट लोगों के असली चेहरों को बेनकाब करेगी और अपने पिता की अनमोल विरासत को किसी भी कीमत पर बचाएगी। पास ही बैठे कुछ अन्य कर्मचारी विक्रम की बात सुनकर दबी आवाज में हंस रहे थे और आरोही का मजाक उड़ा रहे थे। उनका मानना था कि यह नई लड़की बहुत ही कमजोर है और वह कभी भी किसी का सामना नहीं कर सकती। एक महिला कर्मचारी ने ताना मारते हुए कहा कि यह लड़की तो बस मुफ्त की पगार लेने यहां आती है। आरोही ने उनके इन कड़वे शब्दों को सुना, लेकिन उसने अपना ध्यान केवल अपने कंप्यूटर स्क्रीन और उसमें छिपे महत्वपूर्ण डेटा पर ही केंद्रित रखा। उसे इन मूर्खों से कोई मतलब नहीं था। जिन फाइलों को विक्रम ने सजा के तौर पर दिया था, वे वास्तव में पुराने वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे। आरोही ने अपनी तेज नजरों से तुरंत उन कागजातों में छिपी कई बड़ी वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों को पहचान लिया। उसने ध्यान से देखा कि कई बड़े बिलों का भुगतान उन फर्जी कंपनियों को किया गया था, जिनका कोई भी वजूद नहीं था। यह साफ तौर पर अशभ और विक्रम द्वारा रची गई एक बहुत बड़ी साजिश थी, ताकि वे कंपनी का सारा पैसा आसानी से अपने निजी खातों में चुपचाप ट्रांसफर कर सकें। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सुरक्षित पेन ड्राइव निकाला और उसे बड़ी सावधानी से अपने कंप्यूटर में लगा दिया। वह एक प्रशिक्षित हैकर की तरह तेजी से काम कर रही थी और सारे सबूतों को सुरक्षित रूप से कॉपी कर रही थी। उसे पता था कि अगर विक्रम या किसी और ने उसे यह करते हुए पकड़ लिया, तो उसकी सारी योजना हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह बार बार चारों ओर नजरें घुमाकर देख रही थी कि कोई उसकी जासूसी तो नहीं कर रहा है। यह बहुत ही खतरनाक काम था। अचानक विक्रम वापस लौट आया और सीधे आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे माहौल में फिर से तनाव फैल गया। उसने शक भरी निगाहों से आरोही की स्क्रीन की ओर देखा, लेकिन आरोही ने तुरंत एक सामान्य स्प्रेडशीट खोल दी थी। विक्रम ने कठोर स्वर में पूछा कि काम कहां तक पहुंचा है और क्या वह आज रात तक इसे खत्म कर पाएगी। आरोही ने बिना किसी घबराहट के अपनी नजरें ऊपर की और बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि सारा काम समय पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विक्रम ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि तुम जैसी गरीब लड़की को इस बड़ी कंपनी में काम करने का कोई हक नहीं है। आरोही ने अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से उठाईं और बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। उसकी इस निर्भीक प्रतिक्रिया ने विक्रम के अहंकार को और भी ज्यादा भड़का दिया, जिससे वह गुस्से में पागल हो गया। उसने तुरंत धमकी दी कि अगर शाम तक यह रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, तो वह उसे कल ही नौकरी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। विक्रम के मुड़कर जाते ही आरोही के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी रहस्यमयी
मुस्कान तैर गई जिसे कोई नहीं देख पाया। वह जानती थी कि कल नौकरी से किसे निकाला जाएगा और कौन सड़क पर भिखारी बनकर हमेशा के लिए भटकने वाला है। इन बेवकूफ लोगों को ये कि साथ रहे हमेशा की उसी बार के तार बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे एक सोते हुए शेर के मुंह में अपना हाथ डाल रहे हैं। उसने अपना काम फिर से शुरू किया और सिस्टम में मौजूद हर एक कमजोर कड़ी को बहुत ही बारीकी से स्कैन करना जारी रखा। डेटा को गहराई से खंगालते हुए उसे एक ऐसा छिपा हुआ फोल्डर मिला जिस पर ऋषभ का व्यक्तिगत पासवर्ड लगा हुआ था। आरोही की उंगलियां कुछ पल के लिए रुकीं और फिर उसने कुछ विशेष कोड टाइप किए जिससे वह फोल्डर तुरंत खुल गया। अंदर मौजूद दस्तावेजों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसमें कंपनी के सारे काले धन का पूरा विस्तृत विवरण था। ऋषभ ने विदेश में कई बेनामी संपत्तियां खरीद रखी थीं और वह कल ही सारा पैसा देश से बाहर भेजने की एक बहुत बड़ी योजना बना रहा था। यह जानकारी मिलते ही आरोही को एहसास हो गया कि अब उसके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। उसे आज रात ही सारी तैयारियां पूरी करनी होंगी ताकि कल सुबह वह इन सभी अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ सके। उसने अपने विश्वस्त वकील को एक गुप्त संदेश भेजा और उसे कल सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां आने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि दोषब को भागने का कोई भी मौका मिले और वह कानून के लंबे हाथों से आसानी से बचकर निकल जाए। दोपहर के भोजन का समय हो गया था और कार्यालय के सभी कर्मचारी तेजी से कैंटीन की ओर भाग रहे थे। आरोही अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही और उसने अपने बैग से एक साधारण सा सैंडविच निकाला जिसे वह घर से लाई थी। वह अपना भोजन करते हुए भी उन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन कर रही थी ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सुराग उसकी नजरों से बच न जाए। तभी काव्या नाम की एक अन्य कर्मचारी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने दबी आवाज में आरोही से उसका हालचाल पूछा। काव्या ने धीरे से कहा कि तुम्हें विक्रम की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही बुरा बर्ताव करता है। आरोही ने काव्या की ओर देखा और एक बहुत ही हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं है। काव्या को इस नई इंटर्न का यह शांत और निडर रवैया बहुत ही अजीब और थोड़ा सा रहस्यमयी लग रहा था। उसने आरोही को चेतावनी दी कि विक्रम के ऊपर सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चष्प का हाथ है, इसीलिए उससे पंगा लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आरोही ने अपना सैंडविच खत्म किया और बहुत ही रहस्यमयी लहजे में कहा कि कभी-कभी सबसे ऊंचे पेड़ ही सबसे पहले गिरते हैं। काव्या इस बात का गहरा अर्थ नहीं समझ पाई और उसने बस कंधे उचका दिए और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। आरोही जानती थी कि काव्या एक ईमानदार कर्मचारी है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था में पिस रही है और उसे भी न्याय की सख्त जरूरत है। कल जब तूफान आएगा तो काव्या जैसे बेगुनाह लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, यह सुनिश्चित करना भी आरोही की जिम्मेदारी थी। दोपहर के बाद कार्यालय का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था क्योंकि ऋषभ ने एक अचानक और बड़ी बैठक बुला ली थी। सभी विभाग प्रमुख तेजी से मुख्य सम्मेलन कक्ष की ओर जा रहे थे और उनके चेहरों पर साफ तौर पर घबराहट दिखाई दे रही थी। विक्रम ने भी अपने कोट के बटन बंद किए और अपनी फाइलें लेकर बहुत ही गर्व के साथ उस बड़े सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया। आरोही अपनी जगह से यह सब चुपचाप देख रही थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि अंदर क्या चर्चा होने वाली है। आरोही ने अपने कंप्यूटर पर एक विशेष सॉफ्टवेयर चालू किया जो सम्मेलन कक्ष में लगे गुप्त माइक्रोफोन से सीधे जुड़ा हुआ था। उसने अपने कानों में छोटे ईयरफोन लगाए और बशब की भारी आवाज सुनने लगी जो अपने सभी प्रबंधकों को कड़े निर्देश दे रहा था। बशब कह रहा था कि कल का दिन हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। वह वास्तव में उस बड़े पैसे के ट्रांसफर की बात कर रहा था जिसे वह कल सुबह ही पूरा करने की योजना बना चुका था। तभी विक्रम की आवाज आई जिसमें उसने सुझाव दिया
कि अगर ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो वे इंटर्न्स को फंसा देंगे। शब ने जोर से हंसते हुए इस घिनौनी योजना पर अपनी पूरी सहमति दे दी और कहा कि यह एक बहुत ही शानदार विचार है। आरोही ने अपनी एकर शानदार मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में एक तेज और ठंडी आग जल उठी जो सब कुछ राख कर सकती थी। ये दरिंदे अपने लालच के लिए मासूम और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे थे। शाम ढलने लगी थी और कार्यालय के ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे और सामान समेट रहे थे। आरोही ने विक्रम द्वारा दी गई सारी फाइलों का काम पूरा कर लिया था और सारे जरूरी सबूत सुरक्षित रूप से अपने पास रख लिए थे। उसने दुनियांग को बीज पता चल गई साध कामने लगी थी। अपने डेस्क को बहुत ही साफ सुथरा किया और अपना साधारण सा बैग कंधे पर लटकाकर वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। विक्रम ने उसे जाते हुए देखा और बहुत ही कठोर आवाज में पूछा कि क्या सारा काम पूरी तरह से खत्म हो गया है। आरोही ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा कि काम बिल्कुल खत्म हो गया है और रिपोर्ट टेबल पर है। विक्रम ने मेज पर रखी रिपोर्ट को उठाया और बिना देखे ही व्यंग्य करते हुए कहा कि कल सुबह तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है। आरोही ने बस अपना सिर हिलाया और एक अजीब सी शांति के साथ वहां से बाहर निकल गई जो तूफान से पहले की खतरनाक शांति थी। उसे विक्रम की इन खोखली धमकियों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कल सब कुछ बदलने वाला था। कार्यालय की ऊंची इमारत से बाहर निकलते ही ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे एक नई ऊर्जा का सुखद एहसास हुआ। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर एक साधारण सी टैक्सी का इंतजार करने लगी, जबकि उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद थीं। उसने अपना मजान के साथ और जाके एक साधारण सी टैक्सी फोन निकाला और अपने वकील को एक और छोटा सा संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि कल का खेल पूरी तरह से तैयार है। सामने से तुरंत जवाब आया कि सारी टीमें कल सुबह 9 बजे तक कंपनी के मुख्य गेट पर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाएंगी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचकर आरोही ने खिड़की से शहर की तेज रोशनी और ऊंची इमारतों को ध्यान से देखा। यह वही शहर था जिसे उसके पिता ने अपने व्यापार से सजाया था और अब इसी शहर में उनके नाम को कलंकित किया जा रहा था। उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर को छुआ और बहुत ही धीमी आवाज में वादा किया कि वह कल सब कुछ हमेशा के लिए ठीक कर देगी। वह एक ऐसी सुबह लेकर आएगी जो इस शहर के सभी भ्रष्ट लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक दिन साबित होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरोही तैयार थी और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने फिर से वही साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन आज उसकी चाल में एक अलग ही तरह की शान और शाही रुतबा था। वह जानती थी कि आज का दिन इस कंपनी के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। उसने अपना बैग उठाया और एक गहरी सांस लेकर अपने अंतिम और सबसे बड़े मिशन को पूरा करने के लिए तुरंत घर से बाहर निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल हमेशा की तरह बहुत ही तेज और व्यस्त था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव भी था। ऋषभ और विक्रम अपनी अपनी जगहों पर बहुत ही गर्व से बैठे हुए थे और अपने काले कारनामों को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आरोही ने अपनी डेस्क पर जाकर शांति से अपना कंप्यूटर चालू किया और सभी जरूरी फाइलों को एक बार फिर से अच्छी तरह चेक कर लिया। कुछ ही घंटों में यह जो तूफान आने वाला था, उसकी भनक अभी तक किसी भी अपराधी को बिल्कुल भी नहीं लगी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और आरोही का दिल बहुत ही शांति के साथ एक समान गति से धड़क रहा था। उसने अपने फोन पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि पुलिस और वकीलों की पूरी टीम बस कुछ ही मिनटों में यहां पहुंचने वाली है। विक्रम अपनी केबिन से बाहर आया और उसने एक बार फिर से बहुत ही घिनौनी मुस्कान के साथ आरोही की तरफ घूर कर देखा। उसे लग रहा था
कि आज वह इस गरीब लड़की को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और इस कंपनी से बाहर निकालकर बहुत बड़ी जीत हासिल करेगा। आरोही ने विक्रम की उस गंदी मुस्कान का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी कुर्सी से उठकर सीधे मुख्य दरवाजे की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे पता था कि बस अब कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है और उसके बाद इस पूरी जगह का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। बाहर सड़क पर अचानक कई बड़ी और काली गाड़ियों के रुकने की तेज आवाजें आईं, जिन्होंने कार्यालय के सभी कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न्याय का भारी पहिया अब पूरी गति से घूमने लगा था और अपराधियों के पतन का समय शुरू हो चुका था। कार्यालय का माहौल आज सुबह से ही बेहद घुटन भरा और तनावपूर्ण लग रहा था, क्योंकि विक्रम के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान छाई हुई थी। उसने अपने हाथ में लाल रंग की फाइल पकड़ रखी थी, जिसे वह मेज पर जोर से थपथपा रहा था। आरोही अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी थी और जानती थी कि आज कोई बड़ा नाटक होने वाला है, जिसका मुख्य लक्ष्य उसी को बनाया जाएगा। विक्रम के इशारे पर कई कर्मचारी भी वहां इकट्ठा होने लगे थे और वे सभी इस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विक्रम अचानक तेज कदमों से चलता हुआ आरोही की डेस्क के बिल्कुल करीब आ गया और उसने वह लाल फाइल उसके चेहरे के सामने फेंक दी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने कल की वित्तीय रिपोर्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जिससे कंपनी को लाखों का भारी नुकसान हो सकता है। आरोही ने उस फाइल को उठाया और बहुत ही शांति से उसके पन्नों को पलटने लगी, लेकिन वह जानती थी कि यह रिपोर्ट उसने नहीं बनाई थी। यह पूरी तरह से उसके खिलाफ रची गई एक बहुत ही गहरी और गंदी साजिश थी। आसपास खड़े सभी चापलूस कर्मचारियों ने तुरंत विक्रम की बात का समर्थन करना शुरू कर दिया और आरोही को बुरा भला कहने लगे। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा कि यह लड़की तो पहले दिन से ही बहुत ही बेवकूफ और कामचोर लग रही थी और इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। आरोही ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उन सभी चेहरों को बहुत ही ध्यान से देखा जो बिना किसी सबूत के उस पर झूठे आरोप लगा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अभी सारी सच्चाई बता दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। आरोही ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा कि यह रिपोर्ट मेरी बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है और इसके आंकड़े बदल दिए गए हैं। विक्रम ने जोर से मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में कहा कि तुम अपनी गलती छुपाने के लिए अब झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने धमकी दी कि वह इस मामले की शिकायत सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जश्प से करेगा और आज ही उसे इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। इस भारी अपमान के बावजूद आरोही के चेहरे पर डर या घबराहट का कोई भी निशान नहीं था, बल्कि उसने एक हल्की सी ठंडी सांस ली। उसने बहुत ही शांत स्वर में विक्रम से कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने यह गलती की है, तो मैं आज शाम तक इस पूरी रिपोर्ट की दोबारा जांच करूंगी। विक्रम ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बस आज का ही समय है, वरना कल तुम सड़क पर होगी। वह अपने चमचों के साथ वहां से बहुत ही गर्व के साथ चला गया। विक्रम के जाने के बाद आरोही ने उस लाल फाइल को खोला और उसमें दिए गए सभी झूठे आंकड़ों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे जल्द ही पता चल गया कि यह केवल एक साधारण लिपिकीय गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला था। इस रिपोर्ट में कंपनी के असली मुनाफे को बहुत ही चालाकी से कम दिखाया गया था और बाकी के सारे पैसे किसी अज्ञात खाते में भेज दिए गए थे। आरोही की तेज नजरों ने उन सभी जाली हस्ताक्षरों को भी तुरंत पहचान लिया था। उसने अपने कंप्यूटर पर मुख्य सर्वर तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष कमांड टाइप किए, जिन्हें आम कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वह एक बहुत ही कुशल हैकर की तरह उन सुरक्षा दीवारों को पार कर गई, जिन्हें कंपनी के आईटी विभाग ने बहुत ही मजबूत समझ रखा था। जैसे ही उसने उस अज्ञात खाते की पूरी जानकारी निकाली, तो उसके सामने एक ऐसा भयानक सच आया जिसने उसे अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया।
वह पैसा सीधे उन मुखौटा कंपनियों में जा रहा था जिनका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही था। आरोही को अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि विक्रम केवल एक छोटा सा मोहरा है और असली मास्टरमाइंड ऋषभ ही है जो इस कंपनी को दीमक की तरह खा रहा है। यह केवल कुछ लाख रुपयों की बात नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही विशाल और सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था जो कई सालों से बेरोकटोक चल रहा था। कंपनी के लगभग सभी बड़े अधिकारी इस गंदे खेल में शामिल थे और वे गरीब कर्मचारियों को अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करते आ रहे थे। इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद आरोही का खून खौलने लगा था, क्योंकि यह कंपनी उसके पिता का सबसे बड़ा सपना और उनकी जिंदगी भर की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। वह इस भ्रष्ट नेटवर्क को बहुत ही आसानी से एक ही पल में तबाह कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि जल्दबाजी करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। वह इन सभी अपराधियों को एक ऐसा दर्दनाक और हमेशा याद रहने वाला सबक सिखाना चाहती थी जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूल न सके। उसने इस अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पी लिया। दोपहर के समय जब सभी लोग कैंटीन में जोर जोर से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तब आरोही अपनी सीट पर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उसे कोई भी अपने पास नहीं बुला रहा था, क्योंकि सभी लोग विक्रम के डर से उससे पूरी तरह से दूर रहना चाहते थे। आरोही ने अपनी दराज से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें उन सभी शेल कंपनियों के नाम और खाते नंबर बहुत ही गुप्त तरीके से दर्ज करने लगी। वह अपने जाल को बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ बुन रही थी। तभी काव्या वहां से गुजरी और उसने आरोही को बहुत ही उदास और सहानुभूति भरी नजरों से देखा, लेकिन विक्रम के डर के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाई। आरोही ने काव्या की उन डरी हुई आंखों को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और समझ गई कि यहाँ के अच्छे कर्मचारी किस कदर खौफ के साए में जी रहे हैं। इस घुटन भरे और डरावने माहौल ने आरोही के इरादों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया था कि उसे इस पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। उसे बस सही समय का इंतजार था। दोपहर बीतने लगी थी और आरोही ने अपने कंप्यूटर पर एक बहुत ही सटीक और पूरी तरह से पारदर्शी असली वित्तीय रिपोर्ट तैयार कर ली थी, जिसमें सारे सही आंकड़े मौजूद थे। उसने इस नई रिपोर्ट में विक्रम द्वारा की गई उन सभी हेराफेरियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से लाल रंग से हाईलाइट कर दिया था, ताकि कोई भी उसे आसानी से देख सके। यह रिपोर्ट केवल उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं थी, बल्कि यह विक्रम और ऋषभ के उस काले साम्राज्य के ताबूत में ठोकी जाने वाली पहली मजबूत कील भी साबित होने वाली थी। शाम के ठीक 4 बजे विक्रम आरोही के पास वापस आया और उसने बहुत ही घमंडी लहजे में कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषभ ने तुम्हें अपने कार्यालय में तुरंत बुलाया है। आरोही जानती थी कि यह बुलावा उस झूठी रिपोर्ट के मामले में उसे डराने और नौकरी से निकालने की उस गंदी साजिश का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसने बहुत ही शांति से अपनी असली रिपोर्ट का प्रिंट आउट लिया और उसे एक साफ सुथरे फोल्डर में रखकर विक्रम के पीछे पीछे चल दी। उसकी चाल में शेरनी जैसी निर्भीकता और गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। यश का कार्यालय इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जो बहुत ही आलीशान और कीमती फर्नीचर से पूरी तरह से सजा हुआ था, और वहां का माहौल बेहद शाही था। जैसे ही आरोही ने उस विशाल कांच के दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखा, तो उसने देखा कि ऋषभ अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बहुत ही आराम से बैठा हुआ है। उसने आरोही की तरफ बहुत ही हिकारत और घमंड भरी नजरों से देखा, जैसे वह कोई बहुत ही तुच्छ और महत्वहीन कीड़ा हो, जिसे वह अपने पैरों तले आसानी से कुचल सकता है। ऋषभ ने अपनी भारी आवाज में कहा कि मैंने सुना है कि तुमने कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों के साथ भारी छेड़छाड़ की है, जो एक बड़ा अपराध है। उसने विक्रम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हम ऐसी बेवकूफ और लापरवाह इंटर्न्स को अपनी इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आरोही उस आलीशान कमरे के बीचों बीच बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही
और उसने ऋषभ के उस मगरमच्छ जैसे झूठे और मक्कार चेहरे को बहुत ही गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। आरोही ने बिना किसी घबराहट के अपनी फाइल आगे बढ़ाते हुए बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा कि सर, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, बल्कि असली आंकड़े यहां मौजूद हैं। ऋषभ ने उस फाइल को बहुत ही बेमन से उठाया और उसके पन्नों को लापरवाही से पलटने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर उन लाल रंग से हाईलाइट किए गए असली आंकड़ों पर पड़ गई। एक ही पल में उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसकी वह घमंडी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि वह सच्चाई को देखकर अंदर तक हिल गया था। ऋषभ ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह सब क्या बकवास है और तुमने यह फर्जी रिपोर्ट बनाने की हिम्मत कैसे की। उसने उस फाइल को मेज पर बहुत जोर से पटका और विक्रम की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा कि यह साधारण सी लड़की इन गोपनीय और महत्वपूर्ण आंकड़ों तक कैसे पहुंच गई। विक्रम भी पूरी तरह से घबरा गया था और उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही ने यह सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। आरोही ने बहुत ही ठंडे और तीखे स्वर में कहा कि ये आंकड़े फर्जी नहीं हैं, बल्कि कंपनी के मुख्य सर्वर से लिए गए बिल्कुल असली और प्रामाणिक वित्तीय रिकॉर्ड हैं। उसने ऋषभ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अगर इन असली आंकड़ों की बाहरी ऑडिटरों द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इस सीधी और खतरनाक चेतावनी ने कमरे के माहौल को अचानक बहुत ही भारी और जानलेवा बना दिया था, क्योंकि ऋषभ को अब अपनी ही हार का बहुत बड़ा डर सताने लगा था। ऋषभ एक बहुत ही चालाक और शातिर खिलाड़ी था, इसलिए उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। उसने आरोही से कहा कि शायद इस पूरे मामले में कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और हम इस नई रिपोर्ट की बहुत ही गहराई से और शांतिपूर्ण जांच करेंगे। उसने विक्रम को आदेश दिया कि वह अभी आरोही को कोई भी सजा न दे और इस पूरे मामले को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत और गुप्त रखा जाए, ताकि कंपनी की बदनामी न हो। आरोही ने ऋषभ की उस घबराहट को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर लिया था और वह जानती थी कि उसका यह पहला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। वह बिना कोई और शब्द कहे मुड़ी और उस आलीशान कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसके पीछे विक्रम और ऋषभ दोनों ही पूरी तरह से सदमे और गहरे डर में डूबे हुए थे। आरोही के चेहरे पर अब एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसने आज अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसकी ही मांद में जाकर बहुत ही करारी और भयानक चुनौती दे दी थी। जब आरोही वापस अपने छोटे से डेस्क पर आई तो कार्यालय के सभी कर्मचारी उसे बहुत ही हैरानी और अजीब सी नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि वह सुरक्षित वापस लौट आई थी। उन सभी को पूरी तरह से यकीन था कि ऋषभ आज उसे नौकरी से निकालकर हमेशा के लिए सड़क पर फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे वे सब हैरान थे। विक्रम भी कुछ देर बाद अपने केबिन में वापस आ गया और उसने अपना दरवाजा बहुत जोर से बंद कर लिया, जिससे उसका गुस्सा और भारी निराशा साफ छलक रही थी। शाम का समय हो चुका था और आरोही ने अपने काम को समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कई बड़े और खतरनाक प्लान तेजी से चल रहे थे। वह जानती थी कि ऋषभ अब शांत नहीं बैठेगा और वह आरोही को रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई बहुत ही खतरनाक और जानलेवा चाल जरूर चलेगा, जो बहुत बड़ी होगी। इसलिए आरोही को भी अपने अगले कदम बहुत ही सोच समझकर और तेजी से उठाने होंगे, ताकि वह उन सभी अपराधियों को पूरी तरह से नष्ट कर सके और उन्हें जेल भेज सके। उसने अपने एक विशेष और गुप्त फोन से अपने सबसे भरोसेमंद जांचकर्ता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा और ऋषभ के सभी विदेशी बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया। आरोही को अब केवल वित्तीय रिपोर्टों तक ही सीमित नहीं रहना था, बल्कि उसे उन सभी काले धंधों का पर्दाफाश करना था जो इस प्रतिष्ठित कंपनी की आड़ में बहुत ही चालाकी से चलाए जा रहे थे। यह लड़ाई अब केवल एक नौकरी बचाने की नहीं रह गई थी, बल्कि यह सच्चाई
और न्याय की एक बहुत बड़ी और भयानक जंग बन चुकी थी। दूसरी तरफ ऋषभ अपने आलीशान कार्यालय में बहुत ही बेचैनी से टहल रहा था और लगातार सिगरेट पीते हुए अपने कुछ बहुत ही खास और खतरनाक गुंडों से गुप्त फोन पर बात कर रहा था। वह किसी भी कीमत पर आरोही को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था, क्योंकि वह लड़की उसके उस विशाल और काले साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा बन चुकी थी। उसने विक्रम को तुरंत अंदर बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह आरोही के हर एक कदम पर बहुत ही कड़ी और गुप्त नजर रखे, ताकि वे उसकी सारी कमजोरियां जान सके। आरोही को बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि अब उसकी हर एक हरकत पर दुश्मनों की बहुत ही गहरी और खतरनाक नजर रहेगी, लेकिन उसे इस बात से कोई भी डर नहीं था। वह बचपन से ही बहुत ही कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना सीख चुकी थी और उसने अपने पिता से बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक चालें और व्यापारिक दांव पेंच सीखे थे। वह जानती थी कि जब दुश्मन गुस्से और डर में होता है तो वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है, और आरोही को बस उन्हीं बड़ी गलतियों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। रात काफी हो चुकी थी और विशाल कार्यालय की इमारत अब पूरी तरह से खाली और बेहद शांत हो गई थी, लेकिन आरोही की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह अपना साधारण सा बैग लेकर बाहर निकली और उसने देखा कि एक काली रंग की संदिग्ध गाड़ी बहुत ही दूर से उसका पीछा कर रही है और उस पर नजर रख रही है। आरोही के होठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, क्योंकि यश के ये छोटे और सस्ते गुंडे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, और यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसने जानबूझकर एक बहुत ही सुनसान और अंधेरी गली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, ताकि वह उन पीछा करने वाले बेवकूफ गुंडों को आसानी से चकमा दे सके और उन्हें उलझा सके। वह तेजी से मुड़ी और एक बहुत ही संकरे रास्ते से होती हुई मुख्य सड़क पर आ गई, जहां उसने एक तेज रफ्तार वाली टैक्सी को रोका और तुरंत उसके अंदर बैठ गई। वह काली गाड़ी उस अंधेरी गली में पूरी तरह से खो गई थी और आरोही बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने छोटे से घर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर आरोही ने अपने लैपटॉप को खोला और आज के दिन की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का बहुत ही गहराई से और शांतिपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसने विक्रम और ऋषभ के चेहरों पर जो गहरा डर और भारी घबराहट देखी थी, वह उसके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार जीत की तरह थी, जिसने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि असली और भयानक युद्ध तो अभी बस शुरू ही हुआ है, और उसे कल के लिए अपनी पूरी ताकत और शानदार रणनीति के साथ तैयार रहना होगा। रात के गहरे सन्नाटे में आरोही ने शहर की उन चमकती हुई खूबसूरत रोशनियों को देखा, जो उसके पिता के उस सुनहरे और महान सपने का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा थीं। उसने अपने दिल में एक बहुत ही पक्की और मजबूत कसम खाई कि वह इस पवित्र साम्राज्य को ऋषभ जैसे लालची और नीच दरिंदों के गंदे हाथों से पूरी तरह से आजाद कराएगी। कल का दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होने वाला था, लेकिन आरोही अब किसी भी भयानक तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और मजबूत थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कल की उस बड़ी योजना के बारे में सोचने लगी, जिसमें वह इस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क की सभी गहरी और गंदी जड़ों को हमेशा के लिए काट देगी। शब की वह भारी किलों वाली सत्ता अब धीरे धीरे अंदर से दरकने लगी थी, और आरोही वह तेज हथौड़ा थी जो बहुत जल्द इस पूरे झूठे और पापी ढांचे को चकनाचूर करने वाली थी। न्याय की यह तेज और खतरनाक आग अब पूरी तरह से सुलग चुकी थी, जिसे कोई भी ताकत नहीं बुझा सकती थी, और सब कुछ राख होने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आरोही के कमरे की खिड़की से अंदर आईं, तो वह पहले से ही जाग चुकी थी और अपने नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने आज एक बहुत ही साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ सूट पहना था, जो उसकी उस मजबूत और निडर शख्सियत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा था। वह अपने आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी आंखों में उस तेज चमक को महसूस किया,
जो किसी भी बड़े और खतरनाक दुश्मन को आसानी से राख में मिला सकती थी। वह अपने सामान्य समय से थोड़ा पहले ही विशाल कार्यालय पहुंच गई थी और पूरा भवन अभी बहुत ही शांत और खाली था, जिसका फायदा वह पूरी तरह से उठाना चाहती थी। आरोही सीधे अपने डेस्क पर गई और उसने अपना कंप्यूटर चालू करके उन सभी नए और गुप्त सबूतों को एक सुरक्षित फोल्डर में डाल दिया, जिन्हें उसने कल रात बहुत ही मेहनत से खोजा था। आज वह विक्रम और ऋषभ के सामने एक ऐसा खतरनाक और उलझा हुआ जाल बिछाने वाली थी, जिसमें वे दोनों बहुत ही बुरी तरह से और हमेशा के लिए फंसने वाले थे। कुछ ही देर बाद विक्रम भी कार्यालय आ गया और उसकी आंखें नींद की कमी और भारी तनाव के कारण बहुत ही ज्यादा लाल और डरावनी लग रही थीं, जिससे उसका डर झलक रहा था। उसने आरोही को इतनी जल्दी काम करते हुए देखा तो वह थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसने अपने उस झूठे घमंड को बनाए रखने की बहुत ही बेकार और असफल कोशिश तुरंत शुरू कर दी। वह आरोही के पास आया और बहुत ही कर्कश आवाज में बोला कि तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम इस कंपनी से बहुत जल्द बाहर होने वाली हो। आरोही ने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर विक्रम की उन थकी हुई और डरी हुई आंखों में सीधे देखा और एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। उसने कहा कि जो लोग हमेशा दूसरों के लिए गहरे गड्ढे खोदते हैं, वे अक्सर खुद ही उस अंधेरे गड्ढे में बहुत ही बुरी तरह से गिरकर अपनी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर लेते हैं। विक्रम इस गहरी और तीखी बात का मतलब नहीं समझ पाया और वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कैबिन की तरफ बहुत ही तेजी से और भारी कदमों के साथ चला गया। आरोही ने फिर से अपना सारा ध्यान उस महत्वपूर्ण डेटा पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि आज का यह दिन इस कंपनी के इतिहास में बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। उसने विक्रम के उन कड़वे शब्दों को अपनी ताकत बना लिया था और अब वह उस निर्णायक पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जब वह अपने असली और शाही रूप में सामने आएगी। वह इन सभी नीच और भ्रष्ट लोगों को दिखा देगी कि जिसे वे एक कमजोर और लाचार लड़की समझ रहे थे, वह वास्तव में इस पूरे महान साम्राज्य की बेताज रानी है। कार्यालय के उस दमघोंटू माहौल में काव्या एक ऐसी कर्मचारी थी जो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन विक्रम जैसे क्रूर मैनेजर हमेशा उसका फायदा उठाते थे। काव्या ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण इस क्रूर काव्या को बारस क्रूर करना चाहते घुटन भरी नौकरी को मजबूरी में पकड़ रखा था। आज सुबह भी विक्रम ने उसके द्वारा बनाए गए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट का सारा श्रेय खुद ले लिया था और उसे सबके सामने बुरी तरह से अपमानित करके वहां से जाने के लिए कह दिया था। आरोही अपनी डेस्क से यह सब बहुत ही ध्यान से देख रही थी और काव्या की आंखों में छिपे उस गहरे दर्द को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह जानती थी कि इस भ्रष्ट कंपनी में काव्या जैसे मासूम और बेगुनाह लोगों का खून कैसे चूसा जा रहा है। विक्रम और ऋषभ की यह तानाशाही केवल पैसों की चोरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने कर्मचारियों के आत्मसम्मान को भी कुचल रहे थे। आरोही ने अपने मन में तय कर लिया कि वह इस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। दोपहर के भोजन के समय, जब पूरी कैंटीन कर्मचारियों की भीड़ से भरी हुई थी, तब काव्या एक बहुत ही एकांत कोने में चुपचाप बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। आरोही ने अपनी प्लेट उठाई और बहुत ही शांति के साथ सीधे काव्या की मेज की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहां पहुंचकर उसने बिना कुछ पूछे अपनी प्लेट मेज पर रखी और काव्या के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। काव्या ने थोड़ा घबराकर अपनी नम आंखें ऊपर की और इस नई इंटर्न को अपने पास बैठे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई। आरोही ने बहुत ही कोमल और सहानुभूति भरी आवाज में काव्या से कहा कि तुम्हें विक्रम की उन नीच बातों पर अपने कीमती आंसू बिल्कुल भी नहीं बहाने चाहिए। उसने आगे कहा कि जो लोग दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ते हैं, उनका अंत हमेशा बहुत ज्यादा भयानक और दर्दनाक होता है। काव्या ने एक गहरी सांस ली और डरते हुए कहा कि तुम अभी यहां नई हो, इसलिए तुम्हें इन लोगों की असली और खतरनाक ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है।
वे लोग किसी की भी जिंदगी को पल भर में आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। काव्या की इन खौफनाक बातों को सुनकर भी आरोही के चेहरे पर डर की कोई भी लकीर नहीं उभरी, बल्कि उसकी मुस्कान और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। उसने काव्या की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि कोई भी ताकत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सच्चाई और हिम्मत के बल पर तोड़ा न जा सके। आरोही की आवाज में एक अजीब सी कशिश और जादू था जिसने काव्या के उस डरे हुए और मायूस दिल में अचानक से एक नई उम्मीद की किरण को जगा दिया था। काव्या ने अपनी नजरें झुका लीं और बहुत ही धीमी आवाज में अपनी सारी परेशानियां और इस कंपनी के काले सच को आरोही के सामने बयां करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे पिछले 3 सालों से उसे कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया है और उसके सारे बेहतरीन आइडिया विक्रम ने अपने नाम से यश के सामने पेश कर दिए हैं। इस पूरे विभाग में ऐसे कई और भी बेबस कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी खोने के डर से इस भारी अन्याय के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आरोही ने काव्या की बातों को पूरी गंभीरता से सुना और फिर बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में उससे एक बेहद अहम सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर तुम्हें इन सभी जालिम लोगों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का एक बहुत ही पक्का और सुरक्षित मौका मिले तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? काव्या इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसने घबराहट में चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उनकी ये बातें सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम था। काव्या ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि यह पूरी तरह से पागलपन है और हम जैसी साधारण लड़कियां उन ताकतवर मगरमच्छों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। उसने आरोही को चेतावनी दी कि यशफ के पास बहुत पैसा और पावर है और वह हमें आसानी से किसी भी झूठे पुलिस केस में फंसाकर हमारी पूरी जिंदगी जेल में सड़ा सकता है। आरोही ने उसकी इन सभी चिंताओं को बहुत ही शांति से सुना और फिर उसे यकीन दिलाया कि किसी को भी उनके इस गुप्त प्लान की भनक तक नहीं लगेगी और वे सुरक्षित रहेंगी। आरोही ने मेज के नीचे से एक बहुत ही छोटी सी लेकिन उन्नत तकनीक वाली पेन ड्राइव निकाली और उसे बहुत ही चालाकी से काव्या के हाथ में थमा दिया। उसने काव्या को निर्देश दिया कि आज शाम को जब विक्रम अपने केबिन से बाहर जाए तो वह इस ड्राइव को चुपचाप उसके मुख्य कंप्यूटर में लगा दे। आरोही ने उसे समझाया कि यह एक विशेष प्रोग्राम है जो विक्रम के सारे गुप्त और काले पासवर्ड को आसानी से तोड़कर हमें कंपनी के मुख्य सर्वर तक पहुंचने का एक बहुत सुरक्षित रास्ता दे देगा। काव्या के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खतरनाक काम नहीं किया था। लेकिन जब उसने आरोही की उन निडर और आग उगलती हुई आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह एकमात्र सही मौका है जब वह अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा सकती है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उस पेन ड्राइव को अपनी जेब में बहुत गहराई से छुपाते हुए आरोही की इस खतरनाक योजना में शामिल होने की सहमति दे दी। दोपहर की छुट्टी खत्म होने के बाद दोनों लड़कियां वापस अपने काम पर लौट आईं, लेकिन अब उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और मौन गठबंधन पूरी तरह से बन चुका था। कार्यालय का माहौल फिर से उसी पुरानी और घुटन भरी दिनचर्या में डूब गया था, जहां विक्रम अपनी कर्कश और तेज आवाज में सभी कर्मचारियों पर चिल्ला रहा था। आरोही अपनी डेस्क पर बहुत ही शांति से काम कर रही थी, लेकिन उसकी तेज नजरें लगातार विक्रम के केबिन के दरवाजे पर बहुत ही बारीकी से टिकी हुई थीं। शाम के करीब 4 बजे जब ने विक्रम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तत्काल बैठक के लिए अपने आलीशान कार्यालय में ऊपर वाली मंजिल पर बुला लिया। विक्रम ने अपनी कुछ जरूरी फाइलें उठाईं और अपने केबिन का दरवाजा खुला छोड़कर ही बहुत तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। यही वह सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका था जिसका आरोही और काव्या दोनों बहुत बेसब्री से और अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रही थीं। आरोही ने अपनी कुर्सी से काव्या की तरफ एक बहुत हल्का सा और गुप्त इशारा तुरंत कर दिया। काव्या ने अपनी मेज से कुछ कागजात उठाए और बहुत ही सामान्य तरीके से चलते हुए सीधे विक्रम के उस खाली
और डरावने केबिन के अंदर प्रवेश कर गई। उसका दिल इस समय इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी छाती फट जाएगी, लेकिन उसने अपने डर पर पूरी तरह काबू पाया। उसने बहुत तेजी से अपनी जेब से वह छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसे विक्रम के मुख्य कंप्यूटर में पीछे की तरफ बहुत सावधानी से लगा दिया। पेन ड्राइव लगाते ही आरोही के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब सी और गुप्त कोडिंग अपने आप बहुत ही तेजी से चलने लगी थी। आरोही की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी कुशल जादूगर की तरह बहुत ही तेजी से नाच रही थीं और वह सिस्टम की सभी भारी सुरक्षा दीवारों को आसानी से तोड़ रही थी। काव्या विक्रम के केबिन में खड़ी होकर फाइलों को देखने का नाटक कर रही थी, ताकि बाहर से अगर कोई उसे देखे तो उसे लगे कि वह बस अपना काम कर रही है। तभी अचानक सीढ़ियों की तरफ से विक्रम के वापस आने की बहुत ही भारी और तेज कदमों की आवाज पूरे गलियारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से गूंजने लगी। काव्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि विक्रम अपनी बैठक बीच में ही छोड़कर बहुत ही गुस्से में वापस आ रहा था। आरोही ने भी इस खतरे को तुरंत भांप लिया और उसने अपने कंप्यूटर पर उस हैकिंग प्रोग्राम की गति को और भी ज्यादा तेज कर दिया, ताकि सारा डेटा जल्दी कॉपी हो जाए। विक्रम जैसे ही अपने केबिन के दरवाजे पर पहुंचा, उसने काव्या को अपने कंप्यूटर के बिल्कुल पास खड़े हुए देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे इस निजी कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो और यहां क्या कर रही हो? काव्या ने बहुत ही मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज को संभाला और एक फाइल दिखाते हुए कहा कि वह बस कल के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट यहां रखने आई थी। ठीक उसी नाजुक पल में आरोही की स्क्रीन पर एक छोटा सा हरा रंग का संदेश चमक उठा, जो यह बता रहा था कि सारा गुप्त और महत्वपूर्ण डेटा पूरी तरह से कॉपी हो चुका है। उसने तुरंत एक बटन दबाया और विक्रम के कंप्यूटर से जुड़ी हुई वह सारी हैकिंग प्रक्रिया एक ही सेकंड में बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से बंद हो गई। आरोही ने चैन की एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली, क्योंकि उनका यह पहला और सबसे खतरनाक मिशन पूरी तरह से सफल हो गया था। विक्रम ने काव्या के हाथ से वह फाइल बहुत ही बुरी तरह से छीनी और उसे तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल जाने का एक बहुत ही कड़ा आदेश दे दिया। काव्या ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और बहुत ही तेजी से वहां से बाहर निकल आई, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर या भारी निराशा बिल्कुल भी नहीं थी। उसने उस छोटी सी पेन ड्राइव को बहुत ही चालाकी से निकाल लिया था और अब वह जानती थी कि विक्रम के सारे काले राज उनकी पूरी तरह से मुट्ठी में आ चुके हैं। आरोही ने उस नए और भारी भरकम डेटा का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और जो भयानक जानकारियां उसके सामने आ रही थीं, वे किसी तूफान से कम नहीं थीं। यश और विक्रम ने इस कंपनी को केवल लूटा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने कई बेगुनाह और मासूम लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। इन दस्तावेजों में कई बड़े सरकारी अधिकारियों और लालची नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिन्हें इस काले धंधे को छुपाने के लिए भारी मात्रा में रिश्वत दी जाती थी। इन खौफनाक सच्चाइयों ने आरोही के दिल में जल रही उस प्रतिशोध और न्याय की आग को एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी ज्वाला में पूरी तरह से बदल दिया था। वह अपने पिता के उस साफ सुथरे और महान व्यापारिक साम्राज्य को इस तरह से अपराधियों का अड्डा बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उसने कसम खाई कि वह इन सभी मगरमच्छों को एक एक करके उनके बिलों से बाहर निकालेगी और उन्हें इतनी खौफनाक सजा देगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उस दर्द को हमेशा याद रखेंगी। शाम के 6 बज चुके थे और कार्यालय का समय अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसीलिए सभी कर्मचारी अपना सामान समेटकर तेजी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। आरोही ने काव्या की तरफ एक बहुत ही अर्थपूर्ण और रहस्यमयी नजर से देखा और दोनों ने एक दूसरे को अपनी सफलता की एक खामोश बधाई दी। वे दोनों अब एक ऐसी शक्तिशाली टीम बन चुकी थीं, जो इस पूरी इमारत के मजबूत खंभों को भी बहुत ही आसानी से
पूरी तरह से हिला सकती थीं। आरोही अपने बैग के साथ बाहर निकली और ठंडी हवा के उस सुखद झोंके ने उसके चेहरे को छुआ, जिससे उसे आज दिन भर की थकान से बहुत बड़ी राहत मिली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साबित हुआ था, क्योंकि उसने न केवल सारे अहम और पक्के सबूत जुटा लिए थे, बल्कि एक वफादार साथी भी खोज लिया था। वह जानती थी कि कल का दिन और भी ज्यादा बड़ा और भयंकर होने वाला है, क्योंकि कल ऋषभ अपनी उस आखिरी चाल को चलने वाला था। अपने अपार्टमेंट में वापस लौटकर आरोही ने अपने वकीलों की पूरी टीम के साथ एक बहुत ही गुप्त और लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की, जो कई घंटों तक लगातार चलती रही। उसने उन सभी नए और चौंकाने वाले दस्तावेजों को अपनी उस विशेष और पूरी तरह से सुरक्षित टीम के साथ साझा किया और कल की उस बड़ी रेड की सारी योजनाएं पक्की कर लीं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पूरी स्थिति से अच्छी तरह से अवगत करा दिया गया था और उन्हें कल सुबह के लिए तैयार रहने का आदेश मिल चुका था। दूसरी तरफ काव्या भी अपने छोटे से घर में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आज पहली बार एक अलग ही तरह की शानदार चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने उन सभी पुराने डर और कमजोरियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि आज उसने अन्याय के खिलाफ अपना पहला और सबसे मजबूत कदम बहुत ही बहादुरी से उठा लिया था। वह आरोही के उस असली रूप को तो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि यह लड़की कुछ बड़ा करने वाली है। रात काफी गहरी और शांत हो चुकी थी और आरोही अपनी बालकनी में खड़ी होकर शहर की उन दूर की रोशनियों को बहुत ही खामोशी के साथ देख रही थी। यह शांति उस आने वाले भयंकर तूफान से ठीक पहले की खामोशी थी, जो कल सुबह इस पूरे भ्रष्ट साम्राज्य को उसकी जड़ों तक बहुत ही बुरी तरह से हिलाकर रख देने वाला था। शब का वह झूठा और खोखला अहंकार अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था और उसे अपने इस बुरे अंत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसी समय शहर के दूसरे कोने में स्थित अपने आलीशान बंगले में शब एक बहुत ही महंगी शराब का गिलास अपने हाथ में पकड़े हुए अपनी कल की शानदार जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आरोही को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया है और कल वह उस भारी रकम को सुरक्षित रूप से विदेश भेजकर अपने सारे सपने सच कर लेगा। उसकी इस अंधी और मूर्खतापूर्ण सोच ने उसे यह देखने ही नहीं दिया कि उसके खुद के ही बनाए हुए उस मजबूत किले में कितनी बड़ी सेंध लग चुकी है। न्याय की वह तेज और पवित्र तलवार अब पूरी तरह से म्यान से बाहर आ चुकी थी और वह बस सही समय पर अपना आखिरी वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया, जिसने उसे हमेशा बिना किसी डर के सच्चाई के कठिन रास्ते पर चलना सिखाया था। कल वह न केवल अपना असली नाम और रुतबा वापस लेगी, बल्कि वह इस पूरी दुनिया को एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक सबक भी सिखाएगी। सुबह का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में उग चुका था, लेकिन कार्यालय का माहौल बहुत ही ज्यादा काला और घुटन भरा था। शब अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही लालची मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। आज वह दिन आ गया था जिसका वह पिछले कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह आज करोड़ों रुपये विदेश भेजने वाला था। उसने अपने काले धन को सुरक्षित करने और निर्दोष इंटर्न्स को फंसाने की एक बहुत ही खौफनाक योजना बना ली थी। आरोही आज हमेशा की तरह बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी मेज पर बैठी थी। उसने अपने कंप्यूटर पर वे सभी गुप्त सॉफ्टवेयर सक्रिय कर दिए थे जो उसने कल रात काव्या की मदद से विक्रम के सिस्टम में डाले थे। वह बहुत ही अच्छी तरह जानती थी कि आज ऋषभ अपनी चोरी के सारे सबूत मिटाने के लिए पूरी कंपनी के नेटवर्क को इस्तेमाल करेगा। इसलिए आरोही ने पहले से ही एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा रखा था जिसमें ऋषभ का सारा पैसा अपने आप ही मुख्यालय के सुरक्षित खाते में जाएगा। विक्रम आज सुबह से ही पूरे कार्यालय में एक घमंडी राजा की तरह घूम रहा था और सभी कर्मचारियों पर बिना किसी कारण के जोर जोर से चिल्ला रहा था।
उसने एक बड़ी घोषणा की कि आज दोपहर को कंपनी के मुख्य सम्मेलन कक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य बैठक बुलाई गई है। उसने अपने दुष्ट चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लाते हुए कहा कि आज इस कंपनी से सारे नाकारा और बेवकूफ इंटर्न्स को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर सभी नए कर्मचारी पूरी तरह से डर गए थे। आरोही ने विक्रम की इस बेहुदा और डरावनी घोषणा को सुना, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वह अपना काम पूरी शांति से करती रही। काव्या ने डरते हुए आरोही की तरफ देखा, लेकिन आरोही की आंखों में मौजूद वह मजबूत विश्वास और अचूक शांति देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। आरोही अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर बहुत ही तेजी से कोडिंग कर रही थी और कंपनी के मुख्य सर्वर की दिशा पूरी तरह से बदल रही थी। वह शब के उन सभी अंतर्राष्ट्रीय और गुप्त खातों को पूरी तरह से खाली करने वाली थी। दोपहर के समय यश ने अपने बंद केबिन में बैठकर उस बहुत बड़े वित्तीय ट्रांसफर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसने अपने कंप्यूटर पर वह गुप्त पासवर्ड डाला और करोड़ों रुपये विदेश भेजने वाले उस बटन को बहुत ही खुशी और लालच के साथ दबा दिया। स्क्रीन पर हरे रंग का एक बड़ा संदेश आया, जिसमें लिखा था कि पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। शब खुशी से अपनी कुर्सी पर झूम उठा, क्योंकि उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को बहुत ही आसानी से अंजाम दे दिया है। लेकिन ऋषभ इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आरोही ने उस पूरे वित्तीय नेटवर्क को बहुत ही चालाकी से अपने नियंत्रण में ले लिया था। जैसे ही ऋषभ ने वह बटन दबाया, सारा पैसा उन विदेशी खातों में जाने की बजाय सीधे आरोही के पिता की कंपनी के मुख्य सुरक्षित खाते में चला गया। आरोही की स्क्रीन पर वह सारा डेटा और पैसे का पूरा विवरण साफ दिखाई दे रहा था जो ऋषभ ने चुराया था। उसने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा था ताकि ऋषभ को अपनी हार का बिल्कुल भी अंदाजा न हो सके। बैठक का समय हो गया था और कार्यालय के सभी कर्मचारी बहुत ही डरे और सहमे हुए उस बड़े सम्मेलन कक्ष की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। विक्रम दरवाजे पर खड़ा होकर हर एक कर्मचारी को घूर रहा था, जैसे वह कोई बहुत बड़ा और ताकतवर अधिकारी हो जो सबकी किस्मत लिखता हो। आरोही भी काव्या के साथ बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए उस बड़े और शानदार हॉल के अंदर आ गई और सबसे पीछे वाली एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। माहौल में एक अजीब सा तनाव और बहुत ही भारी घुटन साफ महसूस हो रही थी। ऋषभ बहुत ही शाही अंदाज में उस हॉल के अंदर दाखिल हुआ और सभी कर्मचारियों ने तुरंत खड़े होकर उसका स्वागत किया। वह सीधे मंच पर गया और उसने माइक अपने हाथ में लेकर बहुत ही घमंड भरे स्वर में अपना भाषण देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह कंपनी हमेशा से ही ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बल पर चलती आई है और हम यहां किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी इन झूठी और खोखली बातों को सुनकर आरोही के होठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और ठंडी मुस्कान तैरने लगी थी। ऋषभ ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि हमने हाल ही में कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में बहुत बड़ी और खतरनाक गड़बड़ियां पाई हैं जो पूरी तरह से अक्षम्य हैं। उसने आगे कहा कि हमारी आंतरिक जांच में यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि कुछ नए इंटर्न्स ने कंपनी का महत्वपूर्ण डेटा चुराया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में एक बहुत ही भयानक सन्नाटा छा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे का मुंह बहुत ही हैरानी से देखने लगे। काव्या के हाथ पैर डर के मारे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। विक्रम ने ऋषभ से माइक लिया और उसने अपनी खौफनाक नजरें सीधे उस कोने में बैठे आरोही की तरफ बहुत ही गुस्से से घुमा ली। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि वह मुख्य अपराधी कोई और नहीं बल्कि यह साधारण सी इंटर्न आरोही है जिसने हमारे साथ इतना बड़ा और भयानक धोखा किया है। विक्रम ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि आरोही ने कंपनी के महत्वपूर्ण खाते हैक किए हैं और उसने विदेशी कंपनियों को हमारे सारे गुप्त और महंगे प्रोजेक्ट बेच दिए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा और घटिया झूठ था। इस गंभीर और खतरनाक आरोप को सुनकर
हॉल में बैठे सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से चौंक गए और जोर जोर से कानाफूसी करने लगे। विक्रम ने अपने कुछ सुरक्षा गार्ड्स को इशारा किया और वे भारी कदमों के साथ सीधे आरोही की तरफ बढ़ने लगे ताकि उसे गिरफ्तार कर सकें। काव्या ने आरोही का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों से डर के मारे बहुत तेजी से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। लेकिन आरोही अभी भी अपनी जगह पर पत्थर की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर बैठी हुई थी। आरोही ने बहुत ही धीरे से काव्या का हाथ छोड़ा और वह अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही शान के साथ खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जो किसी भी बड़े तूफान का सामना आसानी से कर सकता था। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखा और बहुत ही स्पष्ट तथा गूंजती हुई आवाज में कहा कि जिन कागजातों की तुम बात कर रहे हो वे पूरी तरह से जाली और फर्जी हैं। इस बेखौफ जवाब ने विक्रम और ऋषभ दोनों को एक पल के लिए चौंका दिया था। ऋषभ ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और वह बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला कि तुम यहां अपने अपराधों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही हो। उसने आरोही को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करते हुए कहा कि तुम जैसी गरीब और सड़क छाप लड़की इस इतनी बड़ी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उसने घोषणा की कि वह आज ही आरोही को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ती रहे। यह एक बहुत ही खतरनाक और भयानक धमकी थी। सुरक्षा गार्ड आरोही के बिल्कुल करीब आ गए थे और उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपने मजबूत हाथ आगे बढ़ा दिए थे। तभी आरोही ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा सा रिमोट निकाला और उसका लाल बटन बहुत ही तेजी के साथ दबा दिया। उसी पल पूरे हॉल की बहुत बड़ी और चौड़ी स्क्रीन अचानक चालू हो गई और उस पर कुछ बहुत ही अजीब से आंकड़े बहुत तेजी से चमकने लगे। इन आंकड़ों को देखकर मंच पर खड़े ऋषभ का पूरा चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया था। स्क्रीन पर वे सभी गुप्त और अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते बहुत ही साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, जो सीधे ऋषभ के निजी नाम से बहुत ही चालाकी से खोले गए थे। उसमें यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि आज दोपहर को जो करोड़ों रुपये विदेश भेजे गए थे वे सब अब कंपनी के मुख्यालय वाले खाते में वापस आ चुके हैं। ये देखकर ऋषभ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर एक बहुत ही भारी और जानलेवा हथौड़ा पूरी ताकत से मार दिया हो। उसका सारा घमंड टूट रहा था। पूरे हॉल में मौजूद सभी कर्मचारी उन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखकर बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गए थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। विक्रम को अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और यह सारा गुप्त डेटा यहां इस बड़ी स्क्रीन पर कैसे पहुंच गया। उसने घबराहट में यश की तरफ देखा, लेकिन ऋषभ उस समय पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ था और उसके हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे। यह हार का डर था। आरोही ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा कि असली चोर और धोखेबाज मैं नहीं, बल्कि यहां इस ऊंचे मंच पर खड़े ये दोनों सबसे बड़े अपराधी हैं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि इन लोगों ने पिछले कई सालों से इस कंपनी के करोड़ों रुपये बहुत ही चालाकी से चुराकर अपने उन सभी विदेशी और गुप्त खातों में डाले हैं। आरोही के ये शब्द पूरे हॉल में किसी बहुत बड़े और खतरनाक बम के फटने जैसे लग रहे थे। सभी लोग सच्चाई सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध और खामोश खड़े थे। ऋषभ ने गुस्से में पागल होकर माइक पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और वह एक खतरनाक जानवर की तरह दहाड़ते हुए आरोही की तरफ बहुत तेजी से झपटा। उसने गार्ड्स को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे इस पागल लड़की को तुरंत गिरफ्तार करें और इस स्क्रीन को हमेशा के लिए बंद कर दें। लेकिन अब कोई भी गार्ड अपनी जगह से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वे सभी स्क्रीन पर मौजूद उन पक्के और बहुत ही भयानक सबूतों को देख चुके थे। ऋषभ का सारा खोखला अधिकार और ताकत अब खत्म हो चुकी थी। विक्रम ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाले गुप्त दरवाजे से चुपचाप भागने की बहुत ही कायरतापूर्ण कोशिश तुरंत शुरू कर दी।
लेकिन आरोही ने पहले से ही अपनी शानदार और अचूक योजना के तहत सभी बाहर जाने वाले रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से बंद करवा दिया था। जैसे ही विक्रम उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंचा, वह दरवाजा बाहर से बहुत ही मजबूती के साथ बंद था और वह वहीं बुरी तरह फंस गया। अब उन दोनों खतरनाक अपराधियों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। आरोही धीरे धीरे चलते हुए सीधे मंच के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी नजरें ऋषभ के डरे हुए चेहरे पर किसी तेज और धारदार तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने ऋषभ से कहा कि तुमने हमेशा अपने झूठे घमंड में अंधे होकर दूसरों को केवल एक कमजोर और लाचार कीड़ा ही समझा है। तुमने यह कभी नहीं सोचा कि कोई तुम्हें भी तुम्हारी इस नीच और घटिया सत्ता से बहुत ही आसानी से नीचे खींच सकता है। तुम्हारी यह सबसे बड़ी और भयानक भूल ही आज तुम्हारी पूरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनी है। ऋषभ ने कांपती हुई आवाज में आरोही से पूछा कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे पास इस कंपनी के इतने गहरे और गुप्त सर्वर तक पहुंचने की ताकत कैसे आई। वह इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक साधारण सी इंटर्न उसकी इतनी बड़ी और चालाक योजना को इतनी आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। आरोही ने उसकी इस बहुत बड़ी घबराहट को देखकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी, जिसने ऋषभ के पूरे शरीर में एक बहुत ही तेज और खौफनाक सिहरन दौड़ा दी थी। आरोही ने पूरे हॉल में गूंजती हुई अपनी उस बेहद मजबूत और शानदार आवाज में कहा कि मेरा असली नाम और मेरी असली पहचान जानने का समय अब बहुत ही करीब आ चुका है। उसने कहा कि तुमने जिस कंपनी को अपना निजी और काला साम्राज्य समझकर पूरी तरह से लूटा है, वह असल में किसी और की बहुत ही ज्यादा मेहनत का खून पसीना है। ये सुनकर हॉल में मौजूद काव्या और बाकी सभी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरोही क्या कहना चाहती है। माहौल में अब एक बहुत ही अजीब सी और खतरनाक खामोशी पूरी तरह से छा गई थी, जो उस आने वाले बहुत बड़े तूफान की सबसे स्पष्ट और डरावनी निशानी थी। आरोही ने अपनी जेब से अपना वह विशेष और गुप्त फोन निकाला और उसने केवल एक छोटा सा संदेश अपने उन खास वकीलों को बहुत ही तेजी से भेज दिया। यह वह अंतिम और सबसे खतरनाक तीर था जिसे उसने इतने लंबे समय से अपने इस अचूक तरकश में बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। अब उस भयानक तीर को चलाने का सही वक्त था। हॉल के बाहर अचानक बहुत सारी तेज और भारी गाड़ियों के रुकने की आवाजें आने लगीं और सभी लोगों ने बहुत ही हैरानी से उस विशाल कांच की खिड़कियों की तरफ देखा। ऋषभ का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी छाती फट जाएगी और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसे अब पूरी तरह से यह भयानक एहसास हो चुका था कि वह एक बहुत ही खतरनाक और गहरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। उसका सारा घमंड अब पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। विक्रम दीवार के पास छिपकर खड़ा था और वह बहुत ही बुरी तरह से पसीने में भीग चुका था, क्योंकि उसकी सारी चालाकी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने आरोही की तरफ बहुत ही गिड़गिड़ाती हुई और डरी हुई नजरों से देखा, लेकिन आरोही ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आरोही की नजरें केवल उस बड़े मुख्य दरवाजे पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं, जहां से अब उस महान और असली न्याय का बहुत बड़ा प्रवेश होने वाला था। यह सब उसके लिए एक बहुत ही शानदार जीत की तरह था। काव्या अपनी जगह पर खड़ी हुई यह सारा चमत्कारी और खतरनाक नजारा अपनी फटी हुई आंखों से देख रही थी और उसे इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह साधारण सी इंटर्न लड़की पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को इतनी आसानी से और इतनी बुरी तरह से हिलाकर रख देगी। काव्या के मन में अब आरोही के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान और गहरी इज्जत पैदा हो गई थी। वह जानती थी कि आज यह कुछ बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला है। ऋषभ ने एक आखिरी और बहुत ही हताश कोशिश करते हुए अपने फोन से किसी बहुत बड़े राजनेता को कॉल करने की कोशिश की,
लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो चुका था। आरोही ने पहले ही पूरे भवन के संचार नेटवर्क को पूरी तरह से जाम कर दिया था, ताकि कोई भी अपराधी बाहर किसी से भी कोई संपर्क न कर सके। नशब अब पूरी तरह से अकेला और बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुका था, और उसकी सारी गंदी ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वह अब एक चूहे की तरह फड़फड़ा रहा था। पूरा हॉल अब उस भयंकर और निर्णायक घड़ी का बहुत ही ज्यादा बेसब्री और खौफ के साथ इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। आरोही बहुत ही शांत और एक महारानी की तरह उस विशाल कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, और उसकी उस शानदार आभा ने सबको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। कल तक जिस लड़की को सब बहुत ही ज्यादा लाचार और बेवकूफ समझ रहे थे, वह आज इस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी और खतरनाक शासक बन चुकी थी। यह एक बहुत ही अद्भुत नजारा था। हॉल के बाहर जब भारी गाड़ियों के रुकने की आवाजें आईं, तो ऋषभ ने एक पल के लिए घबराहट महसूस की, लेकिन उसका घमंड बहुत जल्दी वापस आ गया। उसने जोर से हंसते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि यह सब एक बहुत ही सस्ता और घटिया हैकिंग नाटक है जो इस पागल लड़की ने रचा है। ऋषभ ने अपने मन में यह झूठा विश्वास जगा लिया था कि बाहर आने वाली गाड़ियां उसके उन बड़े राजनीतिक दोस्तों की हैं, जिन्हें उसने आज की इस खास और शानदार पार्टी में आमंत्रित किया था। उसने अपने कोट को ठीक किया और बहुत ही शाही अंदाज में चलते हुए आरोही के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और नीच चमक थी, क्योंकि वह अभी भी खुद को इस पूरे साम्राज्य का एकमात्र मालिक समझ रहा था। शब ने आरोही को घूरते हुए कहा कि तुम जैसी एक साधारण और गरीब इंटर्न मेरी इस महान सत्ता का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। उसने सभी कर्मचारियों की तरफ देखा और उन्हें वापस अपने काम पर जाने का बहुत ही कठोर आदेश दे दिया। विक्रम भी ऋषभ के इस झूठे और खोखले आत्मविश्वास को देखकर अपनी उस कायरतापूर्ण जगह से धीरे धीरे बाहर आ गया। उसने ऋषभ के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि यह लड़की पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार है और इसे तुरंत मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। विक्रम ने बहुत ही भद्दी और गंदी गालियां देते हुए आरोही का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ताकि वह शब की नजरों में फिर से अच्छा बन सके। उसे लग रहा था कि अब सारा खतरा टल चुका है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। आरोही इन दोनों मूर्खों की बातों को सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत शांत मुस्कान बनी रही। उसने ऋषभ की तरफ बहुत ही व्यंग्य भरी नजरों से देखा, जैसे वह किसी बहुत छोटे और लाचार कीड़े को देख रही हो। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में ऋषभ से कहा कि तुम अपनी इस अंधी ताकत के नशे में इतने डूब चुके हो कि तुम्हें अपनी मौत भी दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर ऋषभ का गुस्सा और भी ज्यादा भयानक रूप से भड़क उठा था। ऋषभ ने अपनी जेब से अपना सबसे महंगा और आधुनिक फोन निकाला और उसमें अपने स्विस बैंक के सबसे गुप्त खाते को खोलने लगा। वह पूरे हॉल के सामने यह साबित करना चाहता था कि उसकी सारी काली कमाई और दौलत अभी भी उसके पास पूरी तरह सुरक्षित है। उसने फोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और घमंडी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे वहां एक बहुत बड़ी रकम साफ दिखाई दे रही थी। उसने वह फोन हवा में लहराते हुए आरोही की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा। उसने बहुत ही घमंड से चिल्लाते हुए कहा कि देख लो बेवकूफ लड़की, मेरा सारा पैसा और मेरी सारी ताकत अभी भी मेरे ही पास है। तुम जैसी लाचार इंटर्न मेरे इस महान साम्राज्य का एक भी रुपया इधर से उधर करने की औकात नहीं रखती हो। ऋषभ ने कहा कि वह स्क्रीन पर चल रहे आंकड़े पूरी तरह से फर्जी हैं और वह कल ही एक नई टीम को बुलाकर इस सारे नाटक को खत्म कर देगा। वह अपनी इस मूर्खतापूर्ण जीत के झूठे जश्न में पूरी तरह से डूब चुका था। आरोही ने बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया और ऋषभ से कहा कि तुम अपने फोन की उस स्क्रीन को एक बार फिर से बहुत ध्यान से देखो। ऋषभ ने एक घमंडी हंसी के साथ फिर से अपने फोन की तरफ नजर डाली और अपनी उंगली से उस पेज को रिफ्रेश किया, लेकिन इस बार
जैसे ही वह पेज वापस लोड हुआ तो ऋषभ की वह सारी घमंडी हंसी एक ही पल में हमेशा के लिए गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके उस सबसे गुप्त और सुरक्षित स्विस बैंक के खाते में अब कुछ भी नहीं बचा था और वहां केवल एक बड़ा सा शून्य चमक रहा था। आरोही ने अपनी हैकिंग का जादू दिखाते हुए उसका वह सारा पैसा भी कंपनी के मुख्य खाते में वापस खींच लिया था। शब का वह सारा घमंड और झूठा रुतबा अब एक टूटे हुए कांच की तरह जमीन पर पूरी तरह से बिखर चुका था। उसके हाथ से फोन छूटकर बहुत जोर से फर्श पर गिर पड़ा और वह भारी कदमों से पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा। विक्रम ने ऋषभ को इस तरह से लड़खड़ाते हुए देखा तो उसकी भी सांसें बहुत ही बुरी तरह से अटक गईं। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ऋषभ को गिरने से बचाया, लेकिन ऋषभ अब एक जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रहा था। हॉल में मौजूद सभी कर्मचारियों ने यह सारा नजारा बहुत ही ध्यान से देखा और वे अब समझ चुके थे कि इस खौफनाक खेल में असली विजेता कौन है। काव्या की आंखों में अब खुशी और एक बहुत ही गहरे सम्मान के आंसू बहुत तेजी से बहने लगे थे। आरोही ने बहुत ही शांत और कड़क आवाज में कहा कि तुमने जिन गरीबों और लाचारों का खून चूसकर अपनी यह झूठी और गंदी सत्ता बनाई थी, आज उसी सत्ता ने तुम्हें पूरी तरह से कुचल दिया है। तुम्हारी सारी चालाकी और तुम्हारा वह अंधा घमंड आज मिट्टी में मिल चुका है, जिसे तुम कभी भी वापस नहीं पा सकोगे। यह मेरी चेतावनी मानस के लिए कुचाना गंडंग नहीं, बल्कि तुम्हारा वह बहुत ही दर्दनाक और भयानक भविष्य है, जिसका तुमने खुद अपनी गंदी सोच और नीच हरकतों से निर्माण किया है। यह सब तुम्हारी सजा है। ऋषभ अब एक पागल इंसान की तरह बर्ताव करने लगा था, क्योंकि उसे अपनी इस भयंकर हार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने सुरक्षा गार्ड्स को आदेश दिया कि वे आरोही को गोली मार दें। उसने कहा कि वह किसी भी कीमत पर इस कंपनी को अपने हाथों से नहीं जाने देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। लेकिन हॉल में मौजूद किसी भी गार्ड ने अपनी बंदूक निकालने की कोई भी हिम्मत नहीं दिखाई। गार्ड्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे कि असली ताकत अब किसके पास है और उनका यह लालची बॉस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विक्रम ने फिर से भागने की एक और बहुत ही बेताब कोशिश की, लेकिन हॉल के सभी रास्ते पहले से ही बहुत ही मजबूती के साथ बंद कर दिए गए थे। वह एक छोटे और डरे हुए चूहे की तरह हॉल के कोने में छिपने की बहुत ही असफल कोशिश कर रहा था। उसकी वह सारी अकड़ और क्रूरता अब पूरी तरह से हवा हो चुकी थी। आरोही ने विक्रम की इस दयनीय और डरपोक हालत को देखकर बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से उसकी तरफ अपना सिर घुमाया। उसने विक्रम से कहा कि तुम दूसरों को बहुत ही आसानी से रुलाते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे, लेकिन आज तुम्हारी अपनी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। तुम केवल एक बहुत ही सस्ते और डरपोक मोहरे हो, जिसे तुम्हारे इस लालची बॉस ने अपने गंदे फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे पास रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हॉल में मौजूद सभी कर्मचारियों ने अब एक साथ खड़े होकर आरोही के समर्थन में तालियां बजाना शुरू कर दिया था। उनकी वह सारी पुरानी दहशत और डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपना एक नया और बहुत ही सच्चा मसीहा मिल गया था। काव्या ने भी अपने आंसू पोंछे और बहुत ही गर्व के साथ आरोही के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जैसे वह उसकी कोई बहुत ही वफादार सेनापति हो। यह दृश्य देखकर ऋषभ के दिल में हार का एक बहुत ही खौफनाक दर्द उठने लगा था। शब ने हार मानने से इनकार कर दिया और वह बहुत ही गंदी गालियां देते हुए आरोही की तरफ बहुत ही भयानक तरीके से लपका। वह आरोही का गला दबाना चाहता था ताकि वह अपनी इस शर्मनाक और गहरी हार का सारा बदला ले सके, लेकिन जैसे ही उसने अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाया, आरोही ने बहुत ही तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके में जमीन पर बहुत जोर से पटक दिया। आरोही ने मार्शल आर्ट की बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग ली हुई थी, जिसका उसे आज बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। जमीन पर गिरे हुए ऋषभ ने
बहुत ही दर्द में कराहते हुए ऊपर देखा तो उसे आरोही किसी बहुत बड़ी और ताकतवर देवी की तरह दिखाई दी। आरोही की आंखों में अब कोई दया या माफी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा गुस्सा था जो उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर सकता था। आरोही ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि तुम्हारी यह गंदी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और अब तुम्हें तुम्हारे इन काले पापों की बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। तुम्हारा यह गंदा खेल अब पूरी तरह खत्म है। पूरे हॉल में अब किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं थी और सभी लोग सांस रोककर इस बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देख रहे थे। किसी ने भी सपने में यह नहीं सोचा था कि वह सबसे क्रूर और निर्दयी बॉस आज एक छोटी सी लड़की के पैरों में इतनी बुरी तरह से पड़ा होगा। आरोही ने अपनी नजरें फिर से उस बड़े और मुख्य दरवाजे की तरफ घुमा लीं, क्योंकि वह जानती थी कि अब असली मेहमानों के आने का सबसे सही समय हो चुका है। अचानक हॉल के बाहर गलियारे में बहुत ही भारी जूतों की तेज आवाजें गूंजने लगीं, जो सीधे इस कमरे की तरफ ही बढ़ रही थीं। ये आवाजें उन सुरक्षा कर्मियों और बड़े वकीलों की थीं, जिन्हें आरोही ने आज की इस शानदार कार्रवाई के लिए विशेष रूप से बुलाया था। विक्रम ने ये आवाजें सुनी और वह डर के मारे एक बहुत ही कमजोर और छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। उसे अब साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और अंधेरी रात पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आरोही ने जमीन पर गिरे ऋषभ को फिर से देखा और कहा कि तुम अभी भी सोच रहे होगे कि मुझ जैसी एक साधारण लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तुमने हमेशा अपने गंदे घमंड में केवल लोगों के बाहरी और सस्ते कपड़ों को ही देखा है और उनकी असली ताकत को कभी नहीं पहचाना। मैं इस कंपनी की केवल एक साधारण सी इंटर्न नहीं हूं, जिसे तुम जब चाहो आसानी से कुचलकर अपनी राह से पूरी तरह से हटा सको। आज तुम्हारा वह झूठा सपना बहुत ही दर्दनाक तरीके से टूट चुका है। ऋषभ ने अपने कांपते हुए हाथों को जमीन पर रखा और बहुत ही मुश्किल से अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाने की बेकार कोशिश की। उसका चेहरा पसीने और आंसू से पूरी तरह से भीग चुका था और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में आरोही से पूछा कि तुम वास्तव में कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों बर्बाद कर रही हो। आरोही ने उसकी इस बेबसी को देखकर एक बहुत ही शानदार मुस्कान दी। आरोही ने पूरे हॉल में अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा कि मैंने इस कंपनी में केवल एक छोटी सी इंटर्न बनकर इसलिए प्रवेश किया था ताकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान सकूं। मैं अपने ही पिता के खून पसीने से बनाए गए इस महान साम्राज्य को तुम्हारे जैसे लालची और घटिया लोगों के हाथों बर्बाद होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। तुम्हारा सारा गंदा खेल अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और तुम्हारे बचने का कोई भी मौका अब नहीं है। न्याय का यह बहुत ही भयानक पहिया अब घूम चुका है। ये शब्द सुनते ही हॉल के सभी कर्मचारियों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वे अब समझ रहे थे कि उनके सामने खड़ी यह बहादुर लड़की कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यह वही महान और ताकतवर वारिस है जिसके बारे में उन्होंने केवल पुरानी कहानियों और बहुत सी अफवाहों में ही सुना था। ऋषभ का दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वह केवल एक खाली और डरावनी नजर से आरोही को घूर रहा था। उसकी वह सारी अकड़ और वह सारा झूठा घमंड अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसी बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पल में हॉल के उस विशाल और भारी मुख्य दरवाजे को किसी ने बाहर से बहुत ही ताकत के साथ धकेल कर खोल दिया। कई सारे काले कोट पहने हुए लोग और भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस अधिकारी उस बड़े कमरे में बहुत ही तेजी के साथ अंदर दाखिल होने लगे। उन सभी के चेहरों पर एक बहुत ही सख्त और डरावना भाव था, जो ऋषभ की मौत का फरमान लेकर वहां आए थे। आरोही ने एक बहुत ही सुकून भरी सांस ली और अपने उस अंतिम फैसले का इंतजार करने लगी। विशाल सम्मेलन कक्ष का भारी और शानदार दरवाजा अचानक बहुत ही तेज आवाज के साथ पूरी तरह से खुल गया। काले कोट पहने हुए कई सारे वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी वकील उस बड़े कमरे के अंदर
बहुत ही शाही अंदाज में दाखिल होने लगे। उनके पीछे पीछे भारी हथियारों से लैस पुलिस के कई जवान और विशेष सुरक्षा अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। उनके हाथों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और लाल मोहर लगे हुए कानूनी दस्तावेज थे, जिन्हें देखकर वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। उन सभी वकीलों के सबसे आगे एक बहुत ही उम्रदराज और प्रतिष्ठित व्यक्ति चल रहे थे, जो इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार माने जाते थे। उनका नाम श्रीमान माथुर था और वे आरोही के पिता के सबसे खास और बहुत ही वफादार दोस्तों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने जैसे ही आरोही को उस हॉल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए देखा, तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और सम्मानजनक मुस्कान तुरंत फैल गई। वहां मौजूद जशब और विक्रम की सांसें यह सब देखकर पूरी तरह से अटक चुकी थीं। श्रीमान माथुर बहुत ही तेज कदमों के साथ सीधे आरोही की तरफ बढ़ने लगे और हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें उनके हर एक कदम को बहुत ही हैरानी से देख रही थीं। वे जैसे ही आरोही के बिल्कुल करीब पहुंचे, उन्होंने बहुत ही आदर और गहरे सम्मान के साथ अपना सिर नीचे की तरफ झुका लिया। उन्होंने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में आरोही को संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय चेयरपर्सन महोदया, आपके आदेशानुसार हम सभी यहां पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो चुके हैं। यह सुनकर पूरे कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। चेयरपर्सन महोदया, यह एक ऐसा भारी और ताकतवर शब्द था जिसने ढशब और विक्रम के दिमाग को पूरी तरह से सुन्न करके रख दिया था। उनका वह सारा झूठा घमंड और वह सारी अकड़ एक ही पल में मिट्टी के किसी कमजोर महल की तरह पूरी तरह से ढह चुकी थी। ढशब की आंखें डर और भयानक सदमे के कारण इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई थीं कि जैसे वे अभी बाहर निकल आएंगी। जिस लड़की को वह कल तक एक लाचार और बहुत ही गरीब इंटर्न समझ रहा था, वह वास्तव में इस पूरे महान साम्राज्य की मालकिन थी। हॉल में खड़े बाकी सभी कर्मचारी इस भयानक और शानदार सच्चाई को जानकर पूरी तरह से अचंभित रह गए थे और कांप रहे थे। काव्या, जो अभी तक आरोही के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आरोही ने अपने पिता की उस महान और विशाल कंपनी को बचाने के लिए इतना खतरनाक नाटक रचा था, यह जानकर सभी लोग हैरान थे। आज न्याय का वह सबसे बड़ा रूप सबके सामने पूरी तरह से उजागर हो गया था। आरोही बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ उस बड़े मंच की तरफ आगे बढ़ने लगी, जिसका कुछ ही देर पहले जब अपना झूठा अधिकार जता रहा था। उसने उस माइक को अपने हाथों में बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लिया और पूरे हॉल में मौजूद हर एक इंसान की तरफ बहुत ही पैनी और गहरी नजरों से देखा। उसकी उस शानदार और डरावनी आभा ने सभी को पूरी तरह से खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। अब वह समय आ चुका था जब सभी पापियों का हिसाब दर्दनाक तरीके से होने वाला था। आरोही ने बहुत ही स्पष्ट और भारी आवाज में बोलते हुए कहा कि मैं आरोही वशिष्ठ हूं, जो इस पूरी वशिष्ठ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एकमात्र और असली वारिस हूं। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन बहुत ही ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ इस कंपनी को एक महान साम्राज्य बनाने में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। लेकिन ऋषभ और विक्रम जैसे नीच और बेहद लालची लोगों ने इस पवित्र जगह को अपने काले और गंदे कारनामों का एक बहुत ही खौफनाक अड्डा बना दिया था, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसने श्रीमान माथुर की तरफ एक बहुत ही हल्का सा इशारा किया और उन्होंने तुरंत उन लाल मोहर लगे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सबके सामने बहुत ही शान के साथ खोल दिया। उन पन्नों में शब के उन सभी काले कारनामों और विदेशी बैंक खातों की पूरी और बहुत ही सटीक जानकारी मौजूद थी, जिन्हें आरोही ने बड़ी मेहनत से खोजा था। आरोही ने बताया कि आज से ऋषभ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उस बड़े पद से पूरी तरह से हटाया जाता है और उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। ऋषभ यह सुनकर बुरी तरह से रोने लगा।
जशब, जो कुछ देर पहले तक बहुत ही ज्यादा घमंड और अकड़ में था, अब उसके पैरों से सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ा और उसके चेहरे पर अब केवल खौफ और एक बहुत ही भयानक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथ बहुत ही बेबसी के साथ आरोही की तरफ जोड़ लिए और वह जोर जोर से रोते हुए अपने उन सभी जघन्य अपराधों के लिए उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा था। उसकी यह हालत बहुत दयनीय थी। उसने अपनी कांपती हुई और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि मुझे एक बार माफ कर दो, मैं तुम्हारी इस कंपनी का सारा पैसा बहुत ही जल्दी वापस लौटा दूंगा। मैंने यह सब कुछ केवल अपने लालच और उस अंधे घमंड में आकर किया था, लेकिन अब मुझे अपनी उस बहुत बड़ी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। आरोही ने यश की इन सभी झूठी और खोखली बातों को सुनकर बहुत ही तिरस्कार और गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही भयानक तथा ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आरोही ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि तुम्हारे जैसे लालची और घटिया इंसान के लिए मेरे दिल में कोई भी दया या माफी बिल्कुल भी नहीं है। तुमने केवल पैसों की चोरी ही नहीं की, बल्कि तुमने काव्या जैसे बहुत सारे बेगुनाह और मासूम कर्मचारियों की पूरी जिंदगी और उनके सपनों को भी बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया है। तुम्हारी इस गंदी और नीच सोच ने इस पूरी कंपनी के माहौल को एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले नर्क में बदल दिया था, जिसकी सजा तुम्हें हर हाल में पूरी तरह से भुगतनी ही पड़ेगी। विक्रम ने जब रब को इस तरह से घुटनों पर गिरकर बहुत ही बुरी तरह से रोते हुए देखा, तो उसकी भी सारी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। वह एक छोटे और डरे हुए कुत्ते की तरह रेंगते हुए सीधे आरोही के पैरों के बिल्कुल पास आ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आरोही के पैरों को पकड़ने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश की, लेकिन आरोही ने बहुत ही नफरत के साथ अपने पैर पीछे खींच लिए। विक्रम का रोना पूरे हॉल में गूंज रहा था। विक्रम अपनी बहुत ही दयनीय और कांपती हुई आवाज में चीखते हुए कहने लगा कि मैंने यह सब कुछ केवल रश्प के भारी दबाव और उसके सख्त आदेशों के कारण ही किया था। मैं तो बस एक बहुत ही छोटा सा कर्मचारी हूं। कृपया मेरी नौकरी मत छीनिए और मुझे पुलिस के हवाले बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आरोही को विक्रम की इस खोखली और बहुत ही झूठी बेबसी पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह इंसान अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी है। आरोही ने विक्रम की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम अपनी गंदी कमजोरियों और अपने नीच लालच का झूठा दोष किसी और पर बिल्कुल भी मत डालो। तुमने अपनी उस छोटी सी सत्ता का बहुत ही गंदा फायदा उठाया और अपने से कमजोर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करने में हमेशा एक झूठी खुशी महसूस की है। आज तुम्हारा वह सारा क्रूर रूप और तुम्हारी वह झूठी ताकत इस मिट्टी में पूरी तरह से मिल चुकी है और अब तुम्हें बचाने वाला यहां कोई भी नहीं है। यह तुम्हारा अंत है। हॉल में मौजूद वे सभी कर्मचारी जो कल तक विक्रम की उन गंदी गालियों और उसके भयानक गुस्से से बहुत ही ज्यादा डरा करते थे, आज उसे इस तरह से तड़पते हुए देख रहे थे। किसी के भी दिल में उन दोनों नीच अपराधियों के लिए कोई भी सहानुभूति या दया बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। उन लोगों ने अब बहुत ही खुलकर सांस लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब इस भ्रष्ट और डरावने शासन का बहुत ही भयानक अंत हमेशा के लिए हो चुका है। आरोही ने पुलिस अधिकारियों की तरफ एक बहुत ही सख्त इशारा किया और उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर शब और विक्रम दोनों को बहुत ही मजबूती के साथ अपने शिकंजे में पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उन दोनों खूंखार और लालची अपराधियों के हाथों में बहुत ही भारी और ठंडी हथकड़ियां पहना दी, जिनकी तेज आवाज ने पूरे कमरे में एक अजीब सी गूंज पैदा कर दी। शब और विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उनका सारा झूठा रुतबा इन लोहे की भारी जंजीरों के नीचे बहुत ही दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए दब चुका था। आरोही ने हॉल में मौजूद
सभी वफादार कर्मचारियों की तरफ बहुत ही प्यार और एक सच्चे सम्मान के साथ देखा, जो अभी भी इस अद्भुत और ऐतिहासिक घटना से पूरी तरह से हैरान थे। उसने कहा कि आज से इस कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई डर या भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं रहेगा और हम सब मिलकर एक बहुत ही साफ सुथरा और नया माहौल बनाएंगे। जो लोग ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, उन्हें उनका पूरा हक और बहुत ज्यादा सम्मान हमेशा मिलेगा। यह मेरा आप सभी से एक बहुत ही पक्का और सच्चा वादा है। काव्या, जो अभी तक अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ी यह सब कुछ बहुत ही हैरानी से देख रही थी, वह खुशी के मारे अपने आंसू बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। वह दौड़कर सीधे आरोही के पास गई और उसने आरोही को बहुत ही मजबूती के साथ अपने गले से लगा लिया, क्योंकि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शानदार जीत मिली थी। आरोही ने भी बहुत ही प्यार से काव्या की पीठ थपथपाई और उसे यह एहसास दिलाया कि अब उसे विक्रम जैसे किसी भी नीच इंसान से बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोही ने सभी के सामने यह बड़ी घोषणा की कि काव्या की उसकी बहुत ही शानदार ईमानदारी और गजब की मेहनत को देखते हुए उसे आज ही मुख्य प्रबंधक के उस बहुत बड़े पद पर पदोन्नत किया जाता है। यह सुनकर पूरे हॉल में बहुत ही जोर से तालियों की एक शानदार गड़गड़ाहट गूंज उठी और सभी कर्मचारियों के चेहरों पर एक बहुत ही सच्ची और बड़ी खुशी साफ दिखाई देने लगी। काव्या को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक ही पल में इतनी ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बन जाएगी। झब और विक्रम को पुलिस वाले बहुत ही घसीटते हुए उस बड़े सम्मेलन कक्ष से बाहर की तरफ ले जा रहे थे और वे दोनों लगातार रोते हुए माफी की भीख मांग रहे थे। जिन लोगों ने कल तक आरोही का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया था, वे सभी आज डर के मारे अपने घुटनों उनकी उन्हीं गंदा की के बल जमीन पर बैठे हुए थे और अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहे थे। आरोही ने उन सभी चापलूस लोगों को भी तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया, जिन्होंने पुष्यभ के उन सभी काले और गंदे कारनामों में उसका पूरा साथ दिया था। वह विशाल कमरा, जो कुछ ही घंटों पहले तक बहुत ही भयानक डर और एक गहरी घुटन का बहुत बड़ा प्रतीक बना हुआ था, आज वह एक नई उम्मीद और सच्ची आजादी की खुली हवा से पूरी तरह से भर चुका था। आरोही का वह बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक न्याय आज एक ऐसी बड़ी मिसाल बन चुका था, जिसे इस कंपनी का कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगा। सच्चाई और असीम साहस की यह बहुत बड़ी जीत उन सभी लालची और नीच लोगों के मुंह पर एक बहुत ही करारा और भारी तमाचा थी। श्रीमान माथुर ने आरोही के पास आकर बहुत ही गर्व और खुशी के साथ उसे बधाई दी और कहा कि तुम्हारे महान पिता आज तुम्हें इस ताकतवर रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तुमने अकेले ही इतने बड़े और खतरनाक अपराधियों के उस पूरे मजबूत जाल को बहुत ही आसानी से काट दिया है और अपनी उस अनमोल पारिवारिक विरासत को पूरी तरह से बचा लिया है। आरोही ने एक बहुत ही शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया और अपने दिल में एक बहुत ही अजीब सा सुकून महसूस किया। आरोही ने उस विशाल कांच की खिड़की से बाहर की तरफ देखा, जहां पुलिस की गाड़ियां ऋषभ और विक्रम को हमेशा के लिए जेल की उन अंधेरी कोठरियों की तरफ लेकर बहुत ही तेजी से जा रही थीं। उसका वह बहुत ही मुश्किल और खतरनाक मिशन अब पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उसने इस पूरे शहर के उन सभी बड़े और लालची अपराधियों को उनकी असली और खौफनाक जगह बहुत ही अच्छी तरह से दिखा दी थी। यह केवल एक छोटी सी शुरुआत थी और अभी उसे इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना था। वह जानती थी कि एक बहुत ही महान और बड़े नेता का असली काम केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि अपने सभी वफादार लोगों को एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा जीवन देना भी होता है। आज उसने अपनी उस छुपी हुई पहचान को दुनिया के सामने लाकर यह साबित कर दिया था कि एक महिला अगर ठान ले तो वह किसी भी बड़े और खतरनाक तूफान का बहुत ही आसानी से सामना कर सकती है। उसका यह नया सफर
अब बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक होने वाला था, जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। कार्यालय के सभी कर्मचारी अब बहुत खुशी और एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर वापस लौट चुके थे, क्योंकि अब वहां ऋषभ का वह गंदा खौफ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। आरोही अब अपनी उस साधारण सी डेस्क की बजाय सीधे ऊपर वाली मंजिल पर बने उस बहुत ही आलीशान और बड़े कार्यालय की तरफ बढ़ रही थी, जो वास्तव में केवल उसी का था। उसकी चाल में अब एक महारानी वाला बहुत ही शानदार रुतबा और गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसे देखकर हर कोई उसके सामने अपना सिर बहुत ही आदर से झुका रहा था। आरोही ने अपने आलीशान कार्यालय में बहुत शान के साथ प्रवेश किया और उस बड़ी तथा आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई, जो उसके पिता की सबसे खास और बहुत ही पसंदीदा जगह हुआ करती थी। उसने मेज पर रखी अपने पिता की उस पुरानी और खूबसूरत तस्वीर को उठाया और अपनी आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ उसे बहुत ही प्यार से चूम लिया। आज उसने अपने पिता के उस महान सपने को फिर से पूरी तरह से जिंदा कर दिया था और वह अपने इस नए और शानदार साम्राज्य पर हमेशा राज करने के लिए तैयार थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शहर की ऊंची इमारतों को छुआ, तो वशिष्ठ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्यालय का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। कल तक जो इमारत भ्रष्टाचार और खौफ के काले साए में डूबी हुई थी, आज वह न्याय और सच्चाई की एक नई और बहुत ही शानदार रोशनी से पूरी तरह जगमगा रही थी। कश्यप और विक्रम की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर के अखबारों और न्यूज चैनलों की सबसे बड़ी और अहम सुर्खी बन चुकी थी, जिससे सभी लोग इस महान जीत के बारे में बात कर रहे थे। आरोही बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ उस आलीशान इमारत के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और सभी कर्मचारियों ने तुरंत खड़े होकर उसका स्वागत किया। आज किसी की भी आंखों में वह पुराना खौफ या डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी इज्जत और सच्ची खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। जो लोग कल तक उसे एक साधारण और लाचार इंटर्न समझकर उसका गंदा मजाक उड़ाते थे, आज वे सभी बहुत ही आदर के साथ अपना सिर झुकाकर उसे अपनी नई और महान मालकिन के रूप में स्वीकार कर रहे थे। उसने सभी कर्मचारियों की तरफ देखकर एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत मुस्कान दी, जिसने उनके दिलों से वह बचा हुआ सारा डर भी हमेशा के लिए पूरी तरह से निकाल दिया। आरोही सीधा लिफ्ट की तरफ गई, जो उसे उस सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने वाली थी, जहां अब उसका वह शानदार और बहुत ही आलीशान कार्यालय मौजूद था। उसके पीछे पीछे काव्या भी बहुत ही शान और गर्व के साथ चल रही थी, जिसे कल ही मुख्य प्रबंधक के उस बहुत बड़े और अहम पद पर पूरी तरह से नियुक्त किया गया था। काव्या के लिए यह सब कुछ किसी बहुत बड़े और जादुई सपने जैसा ही था, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वह आरोही की बहुत ही ज्यादा आभारी थी, जिसने उसे उस खौफनाक नर्क से बाहर निकालकर सम्मान और ताकत की एक नई और बहुत ही खूबसूरत दुनिया दी थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और दोनों उस आलीशान मंजिल पर पहुंची, जहां की हवा में अब एक बहुत ही अजीब सी शांति और एक सच्ची आजादी की बहुत ही मीठी महक पूरी तरह से घुली हुई थी। आरोही अपने उस विशाल कार्यालय में गई और अपनी उस आरामदायक कुर्सी पर बहुत ही शान के साथ बैठ गई, जो कल तक शब के गंदे और झूठे घमंड का एक बहुत बड़ा प्रतीक हुआ करती थी। श्रीमान माथुर पहले से ही वहां मौजूद थे और उनके हाथों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी फाइलें थीं, जिनमें शव के उन सभी काले कारनामों का पूरा और बहुत ही पक्का हिसाब लिखा हुआ था। उन्होंने आरोही को बताया कि पुलिस की जांच बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है और उन दोनों खूंखार अपराधियों को कड़ी सजा मिलना तय है। ऋषभ और विक्रम को अदालत ने बिना किसी जमानत के सीधे जेल की उस बहुत ही अंधेरी और खौफनाक कोठरी में भेज दिया था, जहां अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक तरीके से गुजारनी थी। उनके उन सभी विदेशी बैंक खातों को सरकार ने पूरी तरह से सील कर दिया था
और उनकी सारी अवैध संपत्ति को जब्त करने की एक बहुत बड़ी और सख्त कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। उनका वह सारा झूठा रुतबा और वह गंदी ताकत अब पूरी तरह से खत्म होकर हमेशा के लिए खाक में मिल चुकी थी। आरोही ने श्रीमान माथुर की इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान और सुकून के साथ सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी उस शानदार मेज पर रखे हुए कुछ अहम कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया कि जिन भी बेगुनाह कर्मचारियों को ऋषभ ने अपनी तानाशाही के चलते नौकरी से निकाला था, उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन सभी ईमानदार लोगों को उनकी रुकी हुई पदोन्नति और उनका सारा बकाया पैसा बहुत ही सम्मान के साथ तुरंत प्रभाव से वापस दिया जाएगा। इस बहुत बड़े और शानदार फैसले की खबर जैसे ही पूरे कार्यालय में आग की तरह फैली, तो सभी कर्मचारियों के चेहरों पर एक बार फिर से खुशी और राहत के बहुत ही सच्चे आंसू तेजी से बहने लगे। उन्हें अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि उनकी यह नई मालकिन केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल से बहुत ही ज्यादा दयालु और पूरी तरह से न्यायप्रिय भी है। आरोही ने एक ही दिन में उस पूरे गंदे और डरावने माहौल को बदलकर उसे एक बहुत ही पवित्र और सुरक्षित पारिवारिक जगह में तब्दील कर दिया था। काव्या, जो अब अपनी नई जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही थी, उसने आरोही के केबिन में प्रवेश किया और उसे आज के दिन की सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट बहुत ही आदर के साथ सौंप दी। काव्या की आंखों में अपनी इस नई दोस्त और महान बॉस के लिए एक बहुत ही गहरी इज्जत थी, जिसे शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं किया जा सकता था। आरोही ने रिपोर्ट को देखा और काव्या के काम की बहुत ही शानदार तारीफ की, जिससे काव्या का वह नया आत्मविश्वास और भी ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से पक्का हो गया। दोपहर के भोजन के समय आज कैंटीन का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था, क्योंकि वहां अब कोई भी डरा हुआ या सहमा हुआ इंसान चुपचाप कोने में बैठकर अपना खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। सभी लोग बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें कर रहे थे और हंसी मजाक का एक बहुत ही शानदार और खुशनुमा माहौल पूरे कमरे में चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से फैला हुआ था। आरोही भी अपने आलीशान केबिन से बाहर निकली और सीधे उस कैंटीन में जाकर उन सभी आम कर्मचारियों के बीच बैठ गई। उसे इस तरह से अपने बीच बहुत ही साधारण रूप से बैठा हुआ देखकर सभी कर्मचारी पहले तो थोड़े से हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ उसका भव्य स्वागत किया। आरोही ने उनके साथ खाना खाया और उनकी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को बहुत ही ध्यान और गंभीरता के साथ सुना, ताकि वह उन्हें पूरी तरह से सुलझा सके। उसने सभी को यह बहुत ही पक्का विश्वास दिलाया कि अब से इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई अन्याय या भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। शाम का समय होने लगा था और आरोही अपने काम को खत्म करके उस विशाल खिड़की के पास बहुत ही शांति के साथ खड़ी होकर बाहर के उस बहुत ही खूबसूरत और शानदार नजारे को देख रही थी। वह सूरज, जो सुबह एक नई उम्मीद लेकर पूरी चमक के साथ उगा था, अब धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत लाल रंग बिखेरते हुए ढल रहा था और पूरे शहर को एक अजीब सी सुनहरी चमक दे रहा था। इस शांति और खूबसूरती ने आरोही के मन में एक बहुत ही गहरा सुकून और एक बहुत ही बड़ी जीत का एहसास भर दिया। उसने अपने जीवन के उन सभी मुश्किल और खतरनाक दिनों को बहुत ही गहराई से याद किया, जब वह एक साधारण सी इंटर्न बनकर इस कंपनी में आई थी और सबने उसे बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया था। उस दर्द और उन कड़वे आंसुओं ने ही उसे वह गजब की ताकत और वह भयंकर हिम्मत दी थी, जिसके बल पर उसने इतने बड़े और खूंखार मगरमच्छों के उस मजबूत जाल को पूरी तरह से काट फेंका था। यह जीत केवल उसकी नहीं थी, बल्कि सच्चाई की और उन सभी बेगुनाह लोगों की एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत ही अजीब और खतरनाक मोड़ों पर ले जाकर खड़ी कर देती है, जहां से बाहर निकलने का कोई भी सीधा और आसान रास्ता
हमें दूर दूर तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। छब ने भी यही सोचा था कि उसकी वह अंधी ताकत और वह गंदा पैसा उसे हर बड़े तूफान से हमेशा के लिए बचा लेगा, लेकिन वह यह पूरी तरह से भूल गया था कि समय का पहिया हमेशा घूमता है। जब समय की वह भारी और दर्दनाक मार पड़ती है तो बड़े से बड़े घमंडी राजा भी पल भर में खाक हो जाते हैं। आरोही ने उस गहरी और खामोश शांति के बीच अपने पिता की एक बहुत पुरानी बात को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान की असली ताकत उसके महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि उसके मजबूत चरित्र में होती है। आज उसने अपने पिता की इस महान सीख को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही शानदार तरीके से साबित कर दिया था और उन सभी लालची लोगों को एक दर्दनाक सबक सिखाया था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बाहरी दिखावा अक्सर बहुत ज्यादा खोखला और झूठा होता है। यह बात आज सच साबित हो गई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस की एक बहुत ही बड़ी और अहम जांच रिपोर्ट अदालत में पूरी तरह से पेश की गई, जिसमें उन सभी भ्रष्ट राजनेताओं और लालची अधिकारियों के नाम भी स्पष्ट रूप से शामिल थे। आरोही के उन पक्के सबूतों के आधार पर सरकार ने एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की, जिससे वह पूरा का पूरा काला और गंदा नेटवर्क ताश के किसी कमजोर पत्तों के महल की तरह पूरी तरह ढह गया। इस पूरे शहर में अब आरोही वशिष्ठ का नाम एक बहुत ही महान मसीहा और एक बहुत ही निडर योद्धा के रूप में हर जगह गूंजने लगा था। विक्रम, जो अब जेल की उन भारी सलाखों के पीछे बहुत ही दयनीय हालत में अपनी सजा काट रहा था, वह हर दिन अपने किए पर बहुत ही बुरी तरह से रोता था और पछताता था। उसने कई बार आरोही को माफी के बहुत ही लंबे और गिड़गिड़ाते हुए पत्र लिखे, लेकिन आरोही ने उन सभी पत्रों को बिना पढ़े ही सीधे कचरे के डिब्बे में बहुत ही नफरत के साथ पूरी तरह से फेंक दिया था। कुछ गलतियां इतनी ज्यादा भयानक और बड़ी होती हैं जिनकी कोई भी माफी इस दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है। ऋषभ का वह झूठा और खोखला घमंड भी अब पूरी तरह से टूटकर हमेशा के लिए बिखर चुका था और वह जेल के उस बहुत ही छोटे और अंधेरे कोने में पागलों की तरह अकेला बैठा रहता था। उसे रात दिन केवल आरोही का वह शानदार और बहुत ही खौफनाक चेहरा याद आता था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ही पल में नर्क से भी ज्यादा बदतर और दर्दनाक बना दिया था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था और अब वह अंधापन उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक सजा बन चुका था, जिसे वह बदल नहीं सकता था। वशिष्ठ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आरोही के उस नए और बहुत ही शानदार नेतृत्व में सफलता की एक नई और बहुत ही ऊंची उड़ान बहुत तेजी से भरनी शुरू कर दी थी, जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। कंपनी ने कई सारे नए और बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से हासिल कर लिए थे और बाजार में उनकी साख एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से पक्की हो गई थी। काव्या ने भी अपने नए पद को बहुत ही गजब की मेहनत और सच्ची लगन के साथ पूरी तरह से संभाल लिया था। काव्या और आरोही अब केवल बॉस और कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की बहुत ही अच्छी और पक्की दोस्त भी पूरी तरह से बन चुकी थीं, जो हमेशा हर मुश्किल में एक दूसरे का पूरा साथ देती थीं। आरोही को जब भी किसी अहम और बहुत ही बड़े फैसले पर विचार करना होता था, तो वह हमेशा काव्या की सलाह जरूर लेती थी, क्योंकि उसे काव्या की उस शानदार ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत टीम थी, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत कभी भी आसानी से हरा नहीं सकती थी। एक दिन कार्यालय में एक बहुत ही शानदार और बड़ी पार्टी का शानदार आयोजन किया गया था, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनके परिवारों के साथ बहुत ही आदर और सम्मान से आमंत्रित किया गया था। यह पार्टी शव के समय की उन सभी गंदी और खोखली पार्टियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा या झूठा अहंकार दूर दूर तक बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। लोग बहुत ही दिल से और सच्ची खुशी के साथ नाच गा रहे थे और अपने जीवन के इस नए सुनहरे पल का बहुत ही अच्छी तरह से जश्न मना रहे थे। आरोही ने उस बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंच पर जाकर
माइक हाथ में लिया और सभी उपस्थित लोगों को बहुत ही प्यार और एक सच्चे दिल से अपना पूरा धन्यवाद बहुत ही अच्छी तरह से दिया। उसने कहा कि यह महान कंपनी किसी एक इंसान की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह आप सभी लोगों की उस बहुत ही गजब की मेहनत और सच्चे पसीने का एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार नतीजा है। हम सब मिलकर इस बड़े परिवार को और भी ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से खुशहाल बनाएंगे। यह मेरा आप सभी से एक बहुत ही सच्चा वादा है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाकर अपनी इस महान मालकिन का बहुत ही शानदार स्वागत किया और उनकी आंखों में एक बहुत ही सच्ची खुशी की चमक साफ दिखाई दी। आरोही ने अपनी नजरें भीड़ में घुमाईं और उन सभी चेहरों को बहुत ही ध्यान से देखा जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा उदास और डरे हुए रहा करते थे, लेकिन आज वे पूरी तरह से आजाद थे। यह वह बहुत बड़ी और सच्ची कामयाबी थी जिसे उसने अपनी उस भयंकर लड़ाई के बाद बहुत ही शान से हासिल किया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ बहुत ही खुशी खुशी जा चुके थे, तब आरोही एक बार फिर से अपनी उस आलीशान छत पर बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी। रात का वह बहुत ही खूबसूरत और खामोश अंधेरा अब शहर की उन सभी तेज और शानदार रोशनियों से पूरी तरह से नहाया हुआ था, जो किसी बहुत बड़े और जादुई सपने की तरह लग रही थी। हवा का वह हल्का और बहुत ही ठंडा झोंका उसके चेहरे को छूकर एक बहुत ही अजीब सा और गहरा सुकून लगातार दे रहा था। उसने आसमान की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा और उन चमकते हुए सभी खूबसूरत तारों के बीच उसे अपने महान पिता का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता उसे बहुत ही प्यार से अपना आशीर्वाद दे रहे हों और उसकी इस बहुत बड़ी तथा शानदार जीत पर अपनी गहरी खुशी जता रहे हों जो उसने बहादुरी से हासिल की थी। आरोही की आंखों से एक बहुत ही खुशी का आंसू धीरे से नीचे गिर गया, लेकिन उसके दिल में अब कोई भी दर्द या उदासी बिल्कुल भी नहीं थी। यह कहानी हमें यह बहुत ही बड़ी और महान सीख देती है कि हमें किसी भी इंसान को उसके सादे कपड़ों या उसकी बाहरी हालत को देखकर कभी भी कमतर या बहुत ही लाचार बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वह इंसान जिसे हम बहुत ही साधारण और बेवकूफ समझते हैं, वही अपने अंदर एक ऐसा भयानक और बहुत ही बड़ा तूफान छुपाए रखता है जो बड़े से बड़े घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। सच्चाई और न्याय की उस महान ताकत को दुनिया का कोई भी लालच या गंदा पैसा कभी भी आसानी से कुचल नहीं सकता है। आरोही ने अपनी उस बहुत ही शानदार और खौफनाक लड़ाई से यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि एक असली शासक वह होता है जो अपनी महान सत्ता का उपयोग दूसरों को डराने में नहीं करता। एक बहुत ही सच्चा और महान नेता हमेशा अपनी उस पूरी ताकत का उपयोग अपने से कमजोर लोगों को उनका सही हक और एक बहुत ही सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए पूरी तरह से करता है। उसका यह बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक सफर आने वाली कई महान पीढ़ियों के लिए हमेशा एक बहुत ही बड़ी और गजब की मिसाल बनकर इसी तरह चमकता रहेगा। उसने एक गहरी और बहुत ही सुकून भरी सांस ली और फिर मुड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ अपने उन बहुत ही मजबूत और शान से भरे हुए कदमों को आगे की तरफ पूरी तरह से बढ़ा दिया। कल सुबह एक और नया और बहुत ही खूबसूरत दिन उसकी उस महान कंपनी के दरवाजे पर पूरी तरह से दस्तक देने वाला था और वह हर चुनौती के लिए हमेशा की तरह पूरी तरह से तैयार थी। यह उसके उस बहुत ही महान और बेदाग साम्राज्य की एक नई और शानदार शुरुआत थी जिसे अब कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती थी।